है दैट इज रेफरेंसिंग स्टाइल्स इन एजुकेशन रिसर्च, या हम किसी भी रिसर्च की बात करें, क्योंकि हम एजुकेशन के फील्ड गए तो हम उसको एजुकेशन के साथ जोड़ लेते हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक ये लगता है कि जब हम बडिंग रिसर्चर हैं, जब हम पीएचडी कर रहे हैं या जब हम मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं और हम रिसर्च का कोई काम कर रहे हैं, तो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है और जहाँ तक मुझे मौका मिला है रिसर्च में काम करने का, तो वहाँ पर ये देखने में आया है कि रेफरेंसिंग, क्योंकि हम अपनी रिसर्च में सबसे लास्ट में यूज करते हैं और कभी कभी इसको सबसे कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। बहुत तरह की आपने रिसर्चेस देखी होंगी, जो भी हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं उनके भी बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनका कोई ना कोई टॉपिक डिसाइड हो चुका होगा, कुछ ऐसे होंगे जो अभी टॉपिक डिसाइड करने की स्थिति में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ काम कुछ हो सकता है शुरू कर चुके हों, या आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो मास्टर डिग्री कर आए हों, एमएड करके आए हों, और उस दौरान आपने जो भी काम किया होगा उसमें आप देखिए कि जब हम अपने काम को खत्म कर रहे होते हैं तो आपका जो गाइड है, जो आपको गाइड अलॉट किए जाते हैं, वो आपके काम को देख रहा होता है कि आपने रिव्यू में क्या लिखा है और आपने अपने रेफरेंसेस में क्या लिखा है। तो कई बार हमें मिसमैच देखने को मिलता है। बहुत सारे आपको रिव्यूज आप ऐसे एंटर कर लेते हैं जो पीछे रेफरेंसिंग में नहीं दिखाई देते, और पीछे बहुत सारे रेफरेंसेस आप ऐसे लिख लेते हैं जो आगे आपको रिव्यू में नहीं दिखाई देते। तो कहीं ना कहीं ये मैंने महसूस किया है या मैंने ऑब्जर्व किया है कि रेफरेंसेस को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने जो कुछ भी लिखा है इन योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट, और उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर के साथ आपने इंट्रोडक्शन के साथ पहले अपना जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित बातें लिखी, फिर आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर इकट्ठा करने की कोशिश की कि कुछ डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट आपको मिल जाए कि आपकी रिसर्च से जुड़ा कुछ काम ऐसा भी हुआ है, और रिसर्च करने के बाद, डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उसका एनालिसिस करते हैं, कोई टी टेस्ट लगाता है, कोई एनावा लगाता है, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग अपना डेटा का एनालिसिस करते हैं और जो रिजल्ट है उसको लिखने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ जो आपकी फाइंडिंग्स आई हैं वो लिखते हैं और इंटरप्रिटेशन लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब आप इंटरप्रिटेशन लिख रहे हैं अपने रिजल्ट की, तो आप, क्योंकि आपने कोई ना कोई नतीजा निकाला है, अब आप उसकी इंटरप्रिटेशन लिख रहे हैं, तो आप वापस रिव्यू ऑफ लिटरेचर की तरफ जाते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर मेरा कैसा था और मेरा क्या नतीजा आया, रिव्यू क्या कह रहे थे, मेरे रिजल्ट उनसे मैच करते हैं या मिसमैच होते हैं, कैसे हैं, एंड अल्टीमेटली फिर हम उसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं एंड फाइनली हम फाइंडिंग्स लिख के अपना जो है थीसिस को समाप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली लास्ट में हम रेफरेंसेस लिखते हैं। तो जो ये रेफरेंसिंग वाला पार्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कुछ लिखा है, सपोज एबीसी का आपने रिव्यू लिखा है, एंड इफ दैट इज नॉट इन द रेफरेंस सेक्शन, देन दैट रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज ऑफ नो यूज, आपके किसी काम का नहीं है। जो आपको इवैल्यूएट करने के लिए आएंगे या जिनके पास आपका थीसिस जाएगा या जिनके पास आप लोगों का डिसर्टेशन जाता है, वो इसी चीज को देख रहे होते हैं कि जिस आदमी को आपने ऊपर कोट किया है अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, उसी की मदद से आप अपने रिजल्ट्स को जो है लिख रहे हैं, तो क्या पीछे रेफरेंसेस में भी आपने उसको लिखा है? अगर आपने रेफरेंसेस में नहीं लिखा है तो कहीं ना कहीं एक शक की स्थिति पैदा करता है कि आपने रिव्यू जो है वो सही ढंग से नहीं किया है। इसलिए हमें ये बड़ा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है रेफरेंसेस को जो है अहमियत दें। वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एज अ रिसर्च स्कॉलर अगर हमें रेफरेंसेस लिखने हैं तो हमें वो लिखने कैसे हैं? क्या कोई ऐसा कायदा कानून है, क्या कोई ऐसा नियम है जिसको मानते हुए हमें रेफरेंसिंग स्टाइल इस्तेमाल करना है, रेफरेंसेस लिखने हैं? और अगर कोई ऐसा कायदा कानून है तो वो कौन सा है, वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रेफरेंसेस लिखने के लिए हम किस किस चीज के रेफरेंसेस लिख सकते हैं? क्या सिर्फ अगर हमने किसी की रिसर्च को पढ़ा है या कोई रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिसर्च पेपर देखा है या थीसिस देखा है
या डिसर्टेशन देखी है, क्या सिर्फ वही रेफरेंसिंग में आते हैं या कुछ और भी रेफरेंसिंग में आ सकता है? हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। आई होप मैं ये चीजें क्लियर कर पा रहा हूँ आपके पास। तो बताएगा मुझे, कुछ चीजें समझ में आ रही हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं? संजय? यस सर। जी सर, थैंक यू संजय, थैंक यू। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस, इट इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस। जब आप अपने थीसिस को लिखेंगे, जब आप अपने पीएचडी थीसिस को लिखेंगे, उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आपको एक डिग्री अवार्ड की जाती है। ये माना जाता है कि आपने जो रिसर्च है उसको ऑथेंटिक रिसर्च की है, बहुत मेहनत से रिसर्च की है। बहुत सारे आपको जो एक्सपर्ट्स के कमेंट मिलेंगे, उसमें लिखा जाएगा कि इन्होंने काम अच्छा किया है, या यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ पर हमें लगता है कि इसको और अच्छे ढंग से कर सकते थे। तो इस तरह के बहुत सारे आपको जो है एक्सपर्ट्स के रिव्यूज मिलते हैं। इसलिए हमें जो है ये रेफरेंसिंग स्टाइल्स, हाउ टू राइट रेफरेंसेस एंड वेयर टू राइट रेफरेंसेस, हमें लिखने की जरूरत ही क्यों होती है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। जब भी देखिए आप, मैं आपके साथ एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन भी शेयर करूंगा। मैंने सर के साथ वो पहले वैसे शेयर कर दी थी, जितेंद्र सर के साथ। आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगा, उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें जो है बेस बनाना जरूरी है। आप बहुत सारे रिसर्च पेपर्स देखते होंगे, और उन रिसर्च पेपर्स में आप देखिए कि कभी भी कोई रिसर्च पेपर ऐसा नहीं लिखा जाता कि उसको एक स्टोरी की फॉर्म में लिखा जाए। रिसर्च पेपर को लिखने का एक तरीका है। रिसर्च पेपर में देखिए टाइटल होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट होगा, कुछ उसमें रिव्यू का पार्ट होगा। तो जो वो रिव्यू का पार्ट होता है, उसमें आपने अगर आप रिसर्च पेपर्स को देखे होंगे तो आप देखेंगे कि जो जिस भी ऑथर ने वो पूरा का पूरा रिसर्च पेपर लिखा है, उसने कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि कभी भी किसी दूसरे इंसान का जिक्र ना किया हो अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में या रिव्यू ऑफ लिटरेचर के पार्ट में। कहीं ना कहीं उन्होंने जिक्र किया होता है कि दिस पर्टिकुलर लाइन इज बीइंग सेड बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन। ये लाइन इस इंसान ने कही है, ये मेरी लाइन नहीं है। मैं उस आदमी को क्रेडिट दे रहा हूँ जिसकी लाइन मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ। जो मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा था, उस रिसर्च पेपर को पढ़ने के बाद जो मेरी समझ बनी थी, उस समझ से जो ये मैं लाइन लिख रहा हूँ, या ये 2 लाइन जो लिख रहा हूँ, ये इस इंसान ने कही थी अपने इस रिसर्च पेपर में इस साल में। तो वो लाइन वो वहां पर हम लिखते हैं, और उसके ब्रैकेट में फिर हम लिखते हैं उस इंसान का सरनेम और कौन से साल में उन्होंने लिखा था। दैट इज इन टेक्स्ट साइटेशन। सपोज आपने अपने पेपर लिखते समय या अपना रिसर्च लिखते समय आपने कुमार 2015 लिखा है। कुमार 2015 ने ये एक पर्टिकुलर लाइन कही है। तो जो कुमार 2015 ने आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर में वो लाइन कही है, या रिसर्च पेपर लिखते समय जो आपने कोट किया है, वो कुमार 2015 का जब आप रेफरेंस देखने जाएंगे, वो मिलना बहुत जरूरी होता है। अगर वो नहीं मिल रहा है, दैट मींस that line that you have written, it is of no use. It is a vague line. आपने कहीं से भी कुछ बनाकर उसके सामने लिख दिया है, जो आपकी रिसर्च की ऑथेंटिसिटी और आपके रिसर्च पेपर की ऑथेंटिसिटी के ऊपर एक सवालिया निशान लगा देता है। हमें ये बात जो है वो ध्यान में रखनी होती है रिसर्च पेपर लिखते समय। ओके, तो ये कुछ एक चीजें हैं, ये जनरल सी डिस्कशन थी आपके साथ। मगर हम, क्योंकि हमें जो हमारा मेन टॉपिक है रेफरेंसिंग स्टाइल्स इन एजुकेशन रिसर्च, हमें उसकी तरफ बढ़ना है। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करता हूँ, फिर हम इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो बढ़े आगे, बताइए। जी सर। ओके, अभी तक जो मैंने डिस्कस किया, कुछ चीजें समझ में आई आपको? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले एक और पीडीएफ में आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैंने अभी आपसे बात की, ये बात क्लियर करने के लिए। ये पीडीएफ दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ओके, तो जो मैंने अभी आपसे बात की, उसी को
समझाने के लिए ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये रिसर्च पेपर है जो कि प्रोसीडियर सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज, जो कि एल्सवेयर का एक जर्नल है। उसमें ये कॉन्फ्रेंस है, 7th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशनल साइंसेज, उसमें ये जो है रिसर्च पेपर जो है वो पढ़ा गया है। ब्लेंडेड लर्निंग सपोर्टिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ श्री नाकरनोव्रोद यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने अभी आपसे बात की थी। अगर आप देखें इसमें एब्स्ट्रैक्ट है और इसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट है। देखिए कुछ बातें यहाँ पर लिखी हैं। कंकरेंट विद द एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेट लर्निंग मेथड्स प्रोवाइड नॉट ओनली फेस टू फेस लर्निंग बट आल्सो ह्यूज नंबर ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। अगर आप इसके सेकंड पैरा में थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए एक लाइन पढ़ेंगे जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आपको विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखें These approaches, ये क्योंकि इन्होंने ये पूरी बात यहाँ से कही है, unlike traditional classroom blended learning approach allows teachers and students to apply all innovations, information and communication, especially the internet and the network as a tool of enhancing। और आप यहाँ पर देखिए और हैंड 2008, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है ना? और हैंड 2008। Yes, sir. तो ये ओवरहैंड 2008 इट इज एन इन टेक्स्ट साइटेशन। ये जो पूरी लाइन ये कह रहा है, ये ऑथर, ये जो ऑथर हैं तीन ऑथर हैं इसमें। तो ये जो तीन ऑथर हैं इन्होंने जो ये लाइन लिखी है, ये दे आर सेइंग, ये कह रहे हैं इस रिसर्च पेपर में, बता रहे हैं कि ये लाइन भैया हमारे मन की लिखी हुई लाइन नहीं है। और हाँ 2008 का एक रिसर्च पेपर हमने पढ़ा है, हम उनके रेफरेंस को यहाँ पर लिख रहे हैं। उन्होंने जो चीजें बताई थी अपने रिसर्च पेपर में उसको समझकर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और हैंड 2008 अगर आप नीचे रेफरेंसेस में जाएंगे तो अगर ये इन्होंने जिक्र किया होगा तो यहाँ देखिए ओरहान 2008 का इन्होंने यहाँ पर रेफरेंस दिया है। तो ये इस बात की सत्यता को बताता है कि जो लाइन ऊपर इन्होंने लिखी है वो रेफरेंस में लिखी है। अगर आप टर्किश ऑनलाइन जर्नल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के 9th वॉल्यूम के सेकंड नंबर पर 54 एंड टू 66 पेज नंबर को पढ़ेंगे तो वहां पर ये पेपर मिलेगा आपको जिसका टाइटल होगा रीडिजाइनिंग ए कोर्स फॉर ब्लेंडेड एनवायरनमेंट, ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट, जो कि ओरहैन ने 2008 में लिखा है। तो ये ऑथर कह रहा है, इस पेपर का ऑथर कह रहा है कि मैंने बात ये अपने मन से नहीं लिखी है, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि ये लाइन जो मैंने लिखी है ओरहान 2008 की लाइन है। मैं इसको इन टेक्स्ट साइट कर रहा हूं यहाँ पर और उसका पीछे रेफरेंस आपको दे रहा हूं। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कुछ भी आप अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिखें या जो आप अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, अगर आप इन टेक्स्ट साइटेशन में कुछ लिख रहे हैं तो उसका पीछे रेफरेंस मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप रेफरेंस नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपको वो लाइन नहीं लिखनी चाहिए। एज ए रिसर्च स्कॉलर इट इज अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ राइटिंग अ रिसर्च पेपर। रिसर्चर्स के एथिक्स के खिलाफ होता है। ओके, ये बात हुई क्लियर आपको? ओके, नाउ आई एम शेयरिंग दिस PowerPoint presentation with you. Visible? Yes, sir. Visible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So citation and citation styles, हम रेफरेंसिंग स्टाइल की तरफ बढ़ेंगे मगर उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो जो मैंने आपके साथ अभी बातें डिस्कस की थी वो उसी की बात ये स्लाइड कर रही है। सो साइटेशन क्या है ये? इट इज अ वे ऑफ गिविंग क्रेडिट टू द इंडिविजुअल्स। सपोज आपने पेपर लिखा, बड़ी मेहनत से आपने पेपर लिखा। सपोज संजय ने एक रिसर्च पेपर लिखा, संजय सिंह ने बहुत मेहनत की। उन्होंने एक रिसर्च पेपर को लिखने में देखिए 2-4 दिन, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में रिसर्च पेपर बन जाता है। अगर आप बहुत अच्छा रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं, इट टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, 4 से 6 महीने का समय लग जाता है अगर आपको एक अच्छा रिसर्च पेपर लिखना है। तो संजय सिंह ने 4 से 6 महीने इतना काम किया, मेहनत की और एक अच्छा सा रिसर्च पेपर एक अच्छे जर्नल में जो है वो पब्लिश किया। और बहुत सारे लोगों ने जो है उनकी रिसर्च को पढ़ा और अपने रिसर्च पेपर्स लिखते समय उन्होंने उस रिसर्च का इस्तेमाल किया, मगर कहीं भी संजय सिंह को जो है कोट नहीं किया।
तो आप सोचिए संजय सिंह के ऊपर क्या बीती होगी। और आजकल का जमाना ऐसा है कि आपको कितनी बार साइट किया गया है ये आपकी इंपॉर्टेंस को बताता है। अगर आपको पढ़ने के बाद आपको कोई साइट ना करे देन योर साइटेशन विल बिकम जीरो, कि आपको कभी किसी ने साइट नहीं किया। देखिए किसी एक इंसान ने इतनी मेहनत की और उन्होंने अपना रिसर्च पेपर लिखा और उसको कोई साइट ना करे अपने रिसर्च पेपर में, साइटेशन ना दे, उनको क्रेडिट ना दे, तो जिन्होंने रिसर्च किया था अल्टीमेटली उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो उनकी जो वैल्यू है वो भी नहीं बढ़ रही है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो साइटेशन क्या चीज है? इट इज अ वे ऑफ गिविंग क्रेडिट टू द इंडिविजुअल फॉर देयर क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल वर्क, जो उन्होंने काम किया है, दैट यू यूटिलाइज्ड टू सपोर्ट योर रिसर्च। आपने अपनी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए वो जो 4-5 लाइनें मैंने आपको दिखाई थी वो लिखी, तो आपको उनको क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। सो व्हेन यू आर गिविंग दैट क्रेडिट टू दैट पर्सन, दैट इज अ साइटेशन। जो मैंने आपसे कहा था इन टेक्स्ट साइटेशन, कुमार 2015, आपने ब्रैकेट में लिख दिया कि ये जो 4 लाइनें मैंने लिखी हैं ये कुमार 2015 में काम किया था कुमार ने, उनके एक रिसर्च पेपर में से मैंने ये लिखी है। दैट इज अ साइटेशन। सो इट कैन बी यूज्ड टू लोकेट पर्टिकुलर सोर्सेज एंड कॉम्बैट प्लेजरिज्म। अगर आप नहीं लिखेंगे, देखिए एज ए रिसर्च स्कॉलर या एज ए रिसर्चर, अब आप जिस जमाने में हैं वहां पर ये प्लेजरिज्म टर्म बड़ा यूज होता है। और अगर आपको अपना थीसिस सबमिट करना है या अगर आपको अपना रिसर्च पेपर भी आगे भेजना है, तो जिस भी जर्नल में आप अपना पेपर भेज रहे हैं वो भी जो है प्लेजरिज्म चेक करते हैं। और अगर आप अपने रिसर्च पेपर और अगर आप अपने थीसिस को लिखेंगे तो बिफोर सबमिटिंग योर थीसिस आपको प्लेजरिज्म का सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है कि जितना भी मैंने काम किया है, 100, 150, 200, 300, 400 पन्नों का, जितने भी पन्नों का मेरा थीसिस बना है, उसमें प्लेजरिज्म जो है वो 10% से कम है। मतलब 100% में से लगभग 10% से कम मेरा प्लेजरिज्म, मैंने कोशिश की है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मैं क्रेडिट दे पाऊँ, क्रेडिट दिया। मैंने किसी के काम को चोरी कर अपना नाम देकर नहीं लिखा है। तो हम एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि मिनिमम जो है 10% से अगर आपका कम है, ओनली देन दैट पेपर और दैट थीसिस इज एक्सेप्टेबल। अगर नहीं है तो आपको मॉडिफाई करना पड़ता है अपने थीसिस को बिफोर सबमिटिंग इट। आपको प्लेजरिज्म दूर करना पड़ता है। तो जब हम इन टेक्स्ट साइटेशन दे रहे हैं तो ये इन टेक्स्ट साइटेशन हमारी मदद करती है प्लेजरिज्म को दूर करने में। और इन टेक्स्ट साइटेशन का हम पीछे प्रूफ देते हैं रेफरेंसेस लिखने में, रेफरेंस लिखते समय, तब हमारा प्लेजरिज्म जो है वो कम हो जाता है। और बहुत तरह के क्राइटेरिया हैं प्लेजरिज्म को करने के, मगर एक क्राइटेरिया ये भी होता है। तो हम इसीलिए ये साइटेशन और साइटेशन स्टाइल का जिक्र करते हैं। तो एक साइटेशन जो होती है बेसिकली जब हम लिखते हैं तो साइटेशन लिखते समय और जब हम उसका प्रूफ रेफरेंस में देते हैं तो वो जो रेफरेंस है उस रेफरेंस में क्या क्या आता है, उस रेफरेंस में देखिए ऑथर का नाम आएगा, डेट आएगी, लोकेशन आएगी, कहाँ पर वो पब्लिश हुआ है, जर्नल का टाइटल आएगा, अगर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है, DOI है, तो वो भी हमें देना होता है। So these are the things जो कि हमें ये ध्यान रखनी होती है जब हम साइटेशन लिख रहे होते हैं और उसका पीछे रेफरेंस लिख रहे होते हैं। साइटेशन स्टाइल्स, देखिए एज ए रिसर्च स्कॉलर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरह के साइटेशन के स्टाइल्स होते हैं। अगर मैं एजुकेशन का रिसर्च स्कॉलर हूँ तो मुझे किस साइटेशन स्टाइल को फॉलो करना है। अगर मैं इंजीनियरिंग का रिसर्च स्कॉलर हूँ तो मुझे किस साइटेशन स्टाइल को फॉलो करना है। अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ का हूँ, सोशल साइंसेस का हूँ, अगर मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट में अपनी रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे कौन सा साइटेशन स्टाइल फॉलो करना है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइटेशन स्टाइल्स फॉर एजुकेशनल रिसर्च। फॉर एजुकेशनल रिसर्च देयर इज आल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च साइटेशन स्टाइल जो हमें पता होना चाहिए। So it dictates the information necessary for a citation. तो हमें ये citation styles पता होने चाहिए। So these are the types of citation style. One is APA, second is MLA, third is Chicago, and fourth one is IEEE. ये नाम सुने हैं बेटा आपने पहले कभी? बताइए। No sir. सुने? APA सुना है? Yes sir. Okay.
एपीए क्या कहता है? What does this APA means? क्या है APA? देखिए, आपने ये देखा होगा कि कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म जो है वो सेट कर दिए जाते हैं, जैसे कि बचपन से भी आप पढ़ते आए होंगे ना, 1 लीटर, अगर 1 लीटर है ना, 1000 ml होगा ना उसमें 1 लीटर में, है ना, 1000 मिलीलीटर होगा 1 लीटर में, या कुछ अलग होगा? तो अगर एक लीटर इंडिया में 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर बनता है, तो आप अमेरिका जाइए, श्रीलंका जाइए, इंग्लैंड जाइए, पाकिस्तान जाइए, चाइना जाइए, वहां पर भी 1 लीटर 1000 ml का ही होगा, isn't it? That is a standard norm जो कि सेट कर दिया जाता है। सिमिलरली जब हम रिसर्च के फील्ड में जाते हैं, so there are set pattern, these are the agencies, American Psychological Association, these are the agencies, independent agencies हैं, MLA, Modern Language Association, है ना, शिकागो, IEEE, these are the agencies जो कि पूरे संसार के लिए रिसर्च के लिए पैमाना सेट कर रही हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया के हैं, तो आपको अगर अपने रेफरेंसेस लिखने हैं, आपको अपनी साइटेशंस लिखनी है, तो आपको ये फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप इसको देखेंगे तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल जो है, अगर आप एजुकेशन के रिसर्चर हैं, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वी फॉलो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA। 2020 से पहले APA 6 चलता था, उसके बाद 2020 में APA 7 आ गया। अब हम APA 7 स्टाइल जो है वो 7th एडिशन जो स्टाइल है वो फॉलो करते हैं। सिमिलरली अगर आप साइकोलॉजी के हैं, तब आप तो साइकोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं, तब भी आप APA स्टाइल फॉलो करेंगे। साइंसेज में हैं तब भी APA। अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं तब आप मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल को फॉलो करते हैं। अगर आप बिजनेस MBA कर रहे हैं, हिस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं, या फाइन आर्ट्स के हैं, तो आप शिकागो या इसी को जो है टर्बियन स्टाइल बोल दिया जाता है। और अगर आप इंजीनियरिंग के हैं, कंप्यूटर साइंस हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, तो IEEE, इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग स्टाइल जो है आप वो फॉलो करते हैं। तो हम एजुकेशन के हैं, तो हमें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA जो है वो 7 स्टाइल जो है वो फॉलो करना चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं, आप अगर उनके रेफरेंसेस देख रहे होंगे, तो बहुत सारी जो एजुकेशन की रिसर्च अगर आप देखेंगे ना, तो अगर आपने रिसर्च पेपर्स या अगर आपने थीसिस देखे होंगे, तो लगभग आप देखेंगे लगभग एक जैसा ही पैटर्न फॉलो होता है। दैट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन पैटर्न। इसी को हम आज पढ़ेंगे, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, क्योंकि एजुकेशन के रिसर्चर के लिए यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये बात क्लियर हुई? संजय बताइए। Yes, sir. ओके, देखिए आप बीच में अगर आपकी कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि मुझे जवाब नहीं देना है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन उठता है, यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, आप टाइप कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली ये जो है कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ बात करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर दूंगा और निकल जाऊंगा। आपके मन में जो भी क्वेरी आएगी यू कैन आस्क, आप कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा आप मुझे आप में से बताइए किन किन बच्चों ने अभी तक कोई रिसर्च पेपर पढ़ा है? संगम, कुछ कहना चाहेंगे? Yes. कितने रिसर्च पेपर पढ़े बेटा आपने? तो किस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं आप? कोई टॉपिक वगैरह डिसाइड हुआ है आपका? साइबर बुलिंग, सर। साइबर बुलिंग के ऊपर, तो आपने साइबर बुलिंग से रिलेटेड रिसर्च पेपर देखे होंगे। Yes, sir. इंडिया के ही रिसर्च पेपर देखे हैं या बाहर के भी रिसर्च पेपर देखे हैं? सर ज्यादातर वैसे बाहर के ही मिलते हैं, लेकिन मतलब इंडियन भी कुछ देखे हैं और रिव्यू करने के लिए, और बाहर के भी। ओके, ठीक है। पूर्णिमा गिरी, आपने कोई रिसर्च पेपर देखा? किस एरिया में काम करने का है आपका? पूर्णिमा सर साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी और प्योर साइकोलॉजी? सर एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी। अभी कोई टॉपिक डिसाइड किया आपने? हाँ यस सर, टॉपिक डिसाइड हो गया। स्टडी ऑफ एकेडमिक प्रोक्रेस्टिनेशन अमंग एडोलेसेंट्स। एकेडमिक प्रोक्रेस्टिनेशन।
Yes, sir. In relation to self-efficacy, locus of control and social intelligence. ओके, गुड। तो आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर देखे होंगे बिफोर डिसाइडिंग योर टॉपिक। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि अपने टॉपिक को डिसाइड करने के लिए भी हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर की जरूरत पड़ती है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हाँ, संगम भी मुझे लगता है इस बात से एग्री कर रही हैं। ओके, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर सिर्फ रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के लिए नहीं होता है। अगर आपको अपने टॉपिक को भी डिसाइड करना है तो आपको रिव्यू करना ही पड़ेगा, लिटरेचर को देखना ही पड़ेगा कि किस किस तरह का काम हुआ है, इंडिया में कैसा काम हो रखा है और फॉरेन में कैसा काम हो रहा है, और मैं कैसा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, Yes, sir. ओके, तो जब हम साइटेशंस करते हैं उसके बाद साइटेशन स्टाइल का हमने देख लिया, तो हम रेफरेंस लिस्ट तैयार करते हैं। हमने इन टेक्स्ट साइटेशन किया, बहुत सारे रिव्यू देखा हमने, और रिव्यू करते करते हमने उनको टेक्स्ट में जो है साइट कर दिया। अब हम उसको उसका जो कंप्लीट एड्रेस है, वी गिव दैट एड्रेस इन आवर रेफरेंस लिस्ट। ओके, सो वही बात जो है ये स्लाइड बात कर रही है। सो द रेफरेंस लिस्ट एट द एंड ऑफ द पेपर, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन necessary to identify and retrieve each work cited in the text। जो कुछ भी आपने साइट किया है, अगर आपने अपने रिसर्च पेपर में 20 साइटेशंस दी हैं, 20 लोगों को साइट किया है जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर, तो आपके पीछे जो रेफरेंस लिस्ट है उसमें 20 जो है रेफरेंसेस दिखने चाहिए। और अगर आप तो किताब लिख रहे हैं तो हम उसको बिब्लियोग्राफी कह देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम इन्फ्लुएंस होते हैं और उसमें कई बार हम इन टेक्स्ट साइटेशन नहीं दे रहे हैं, मगर हमने जो चीजें समझी हैं उसको समझ को हम वहां पर लिख रहे हैं, मगर वो समझ वो हमारे पूरे शब्द नहीं है। शब्द हमारे हो सकते हैं मगर जो आइडिया है वो हमारा नहीं है। तो वहां पर बिब्लियोग्राफी में इट कैन बी मोर देन 20। बिब्लियोग्राफी में 20 से ज्यादा भी नाम हो सकते हैं, मगर जब हम रेफरेंस लिखते हैं तो हमारे पास जो हमने इन टेक्स्ट साइटेशन में लिखा है वो हमारी रेफरेंस लिस्ट में दिखाई देना चाहिए। उससे एक भी कम नहीं होना चाहिए। जो अगर आपका कम है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि मैंने कहाँ से लिखा। तो वो कम इसलिए हो जाता है कि कभी कभी हम जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने लगते हैं ना, तो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो फटाफट लिख लेते हैं। जब हम बहुत सारे रिसर्च पेपर इकट्ठा कर लेते हैं, हंड्रेड्स ऑफ फॉर्म में रिसर्च पेपर इकट्ठा कर लेते हैं, तो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो लिखते चलते हैं मगर हम रेफरेंस लिखना भूल जाते हैं उसका। और जब हम फाइनली उसको प्रिंट फॉर्म में लेके जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जब हम टैली कर रहे होते हैं तो हमें मिलता नहीं है रेफरेंस। इसलिए एज ए रिसर्च स्कॉलर आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो भी आप रिव्यू में लिख रहे हैं उसका रेफरेंस साथ साथ में लिखना है। उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं रेफरेंसिंग करने के लिए। मेंडली एक उसमें से सॉफ्टवेयर है जो कि जहाँ पर आप अपने जितने भी आपके रिसर्च पेपर आपने इकट्ठे किए हैं आप उसको उस सॉफ्टवेयर में आप रख सकते हैं, और उसके बाद आप बाय नेम बाय टाइटल भी आप सर्च कर सकते हैं, है ना। बाय कीवर्ड्स, जो आपने कीवर्ड डाले हैं उससे भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी भूल भी जाओ तो वैसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो कि आपकी मदद करते हैं ढूंढने में कि कहाँ पर मैंने किस पेपर में से ये लाइन लिखी थी। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि व्हाटएवर वी हैव साइटेड वो रेफरेंस लिस्ट में दिखाई देना चाहिए। तो रेफरेंस लिस्ट क्या है? रेफरेंस लिस्ट साइट्स वर्क्स दैट स्पेशली सपोर्ट द आइडिया, क्लेम्स एंड कांसेप्ट इन अ पेपर। तो जो भी हमने पीछे रेफरेंस लिस्ट बनाई है उसको हमने आगे साइट किया है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के इंसान के आइडिया को हमने अपने उस रेफरेंस लिस्ट में जो लिखा है उसको हमने कहीं ना कहीं अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कोट किया है। इट कैन बी द आइडिया ऑफ अ पर्सन, इट कैन बी द कंसेप्ट इन द पेपर। हो सकता है हमें कोई किसी का थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही अच्छा लगा हो तो हम उस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को ही फॉलो कर रहे हैं अपने रिसर्च को करने के लिए। जैसे कि 5E मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, तो हमें 5E मॉडल पसंद आया तो हमने 5E मॉडल जिसने दिया है हम उसको पीछे साइट करेंगे ना, रेफरेंस में लिखेंगे कि मैं ये फॉलो कर रही हूँ। या ब्रूनर का आपको कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल बहुत अच्छा लगा, आपने कहा कि ब्रूनर के कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल को लेते हुए मैं रिसर्च करना चाहता हूँ या रिसर्च करना चाहती हूँ। तो हमें वो रेफरेंस देना है कि ब्रूनर ने कहाँ पर वो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल दिया था, वेदर इट इज इन अ बुक और वेदर इट इज इन अ रिसर्च पेपर।
तो अगर बुक में है तो मुझे बुक का रेफरेंस लिखना है, और अगर वो रिसर्च पेपर में है तो मुझे रिसर्च पेपर का रेफरेंस लिखना है, वो हमारी रेफरेंस लिस्ट बनाएगा। तो कंसेप्ट, क्लेम और आइडिया और एनीथिंग दैट यू आर फॉलोइंग, किसी का फॉलो कर रहे हैं तो आपको वो अपने रेफरेंस लिस्ट में लिखना बहुत जरूरी है। फॉलो हमें APA 7 रेफरेंसिंग स्टाइल को फॉलो करना है। तो हमें क्या क्या लिखना है, किस किस को लिख सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो हमें अपने रेफरेंसेस लिखने हैं, एक रेफरेंस की लिस्ट तैयार करनी है। तो हमारा वो पूरा का पूरा वो जो लिस्ट है हमारा एक रेफरेंस ग्रुप है, रेफरेंस की कैटेगरी है। तो उस कैटेगरी में क्या क्या आ सकती हैं? अगर आप रेफरेंसेस को देखें, रेफरेंसेस इन द पब्लिकेशन मैनुअल आर ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रुप्स, कैटेगरीज एंड टाइप्स। तो जो हम APA 7 रेफरेंस जो हमारा पब्लिकेशन का मैनुअल है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें ग्रुप्स, कैटेगरीज एंड टाइप्स में उन्होंने हमें जो है वो क्राइटेरिया सेट किया है, नॉर्म्स बनाए हैं कि अगर आपका टेक्सचुअल कंटेंट वर्क है, किसी के टेक्स्ट को आप फॉलो कर रहे हैं, वो टेक्स्ट क्या क्या हो सकता है? बताइए, कुछ एग्जांपल दीजिए। टेक्स्ट किस किस फॉर्म में हो सकता है? कहां से आप टेक्स्ट ले सकते हैं? जैसे मैं एक बताता हूँ एग्जांपल, फिर आप उससे बताइएगा। टेक्स्ट वी कैन टेक फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक, किसी की किताब में से टेक्स्ट ले सकते हैं। और कहां से ले सकते हैं बताइए? एनीबॉडी? इंसाइक्लोपीडिया से। एनसाइक्लोपीडिया, वेरी गुड। कोई और? सर किसी नॉवेल या फिर नॉवल भी हो सकता है, वेरी गुड। या जर्नल से भी ले सकते हैं। जर्नल, आर्टिकल, वेबसाइट्स, आर्टिकल्स और हैंडबुक हो सकती है। गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं मीनाक्षी? सर्वे हो सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे, जैसे NEP 2020 है, दैट इज अ न्यूज़पेपर से ले सकते हैं। न्यूज़पेपर, अनिलेश ने कहा न्यूज़पेपर जी हो सकता है। सर ऑडियो भी कुछ अगर या वीडियो हम कोई देखते हैं तो उसकी लिंक वगैरह भी दे सकते हैं। जी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ टेक्स्ट जो रिटन है, जो लिखा हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए कितनी सारी चीजें आ गई ना आपके पास। एनीथिंग दैट इज रिटन, जो कुछ भी लिखा गया है, दैट इज अ टेक्सचुअल मटेरियल। वो मैगजीन भी हो सकती है, वो जर्नल हो सकता है, वो न्यूज़पेपर हो सकता है, वो हो सकता है किसी ने अपना ब्लॉग बना रखे हैं, वहां से आप लेना चाह रहे हैं, हो सकता है किसी ने अपनी वेबसाइट बनाई हो, आप वहां से ले रहे हैं। एनीथिंग दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम एनीवेयर इन द रिटन फॉर्म, इट इज अ टेक्सचुअल कंटेंट। तो टेक्स्ट को अगर आप लोगों को लिखना है, दैट इज वन ग्रुप, एक ग्रुप है, टेक्सचुअल वर्क का एक ग्रुप है। तो उसमें अगर आपने रिसर्च पेपर में से लिया है तो कैसे लिखना है, अगर आपने अखबार में से कुछ लिया है तो कैसे लिखना होगा, अगर आपने किसी की किताब में से कुछ लिया है तो कैसे लिखना होगा, अगर आपने किसी वेबसाइट से कुछ लिया है तो कैसे लिखना होगा, अगर आपने किसी मैगजीन में से लिया है तो कैसे लिखना होगा। तो वो नॉर्म जो है वो डिसाइड किया गया है APA 7 में कि अगर आपको इनमें से लिखना है, अगर आप अखबार में से लिख रहे हैं तो वो भी टेक्स्ट है, और अगर आप जर्नल में से लिख रहे हैं वो भी टेक्स्ट है, अगर आप किताब में से लिख रहे हैं वो भी टेक्स्ट है। तीनों को लिखने का क्राइटेरिया अलग है। तो अगर आप रेफरेंस लिख रहे हैं किताब का और आप दूसरा रेफरेंस लिख रहे हैं किसी जर्नल का, तो दोनों में आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। ये हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। तो जब आपका थीसिस जाएगा ऑब्जर्वेशन के लिए किसी के पास, एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास, तो वो ये चीज भी देखेंगे कि आपने बाकी सब चीजें अच्छी लिखी हैं तो आपने रेफरेंसेस कैसे लिखे हैं। सो टेक्सचुअल वर्क, दिस इज वन कैटेगरी और दिस इज वन ग्रुप, जो कि जिसमें अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं। मैगजीन हो गया, जर्नल हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, वेबसाइट्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया। उनको अगर लिखना है तो कैसे लिखना है, ये APA 7 बताता है। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देन डेटा सेट्स, सॉफ्टवेयर एंड टेस्ट। सॉफ्टवेयर देखिए बहुत तरह के सॉफ्टवेयर हैं। जैसे अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अभी भी तो एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ। आप देखिए ये गूगल मीट सर प्रेजेंटेशन बनाई है, गूगल मीट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, ये भी तो एक सॉफ्टवेयर है ना, ऑफिस। हाँ अगर जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस।
अगर हम किसी के सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैंने नहीं बनाया है, तो हमें वो क्रेडिट भी देना है दैट आई हैव यूज्ड हिज और हर सॉफ्टवेयर इन माय रिसर्च। तो वो सॉफ्टवेयर मैंने कहाँ से लिया, किस कंपनी ने बनाया था, किस तारीख को वो लॉन्च हुआ था, किसके अंडर लॉन्च हुआ था, वो सारा हमें लिखना होता है। देन टेस्ट, बहुत तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो हमारे पास आगरा में साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाती है हमने, तो अगर हमने किसी का टेस्ट यूज किया तो वो टेस्ट किस इंसान का था, किस कंपनी ने पब्लिश किया, वो कंपनी कहाँ पर है, तो हमें वो भी लिखना होता है। क्योंकि वो टेस्ट मेरा नहीं था, मैंने यूज किया किसी का, तो मैंने टेस्ट जब यूज किया है तो वो किनका टेस्ट था, कब वो पब्लिश हुआ था, तो वो भी आपके रेफरेंस में लिखना होगा। कई बार अब देखिए, आप लोग जब अपना रिसर्च करने के लिए जाएंगे तो अगर आपने अपना उसको क्या कहते हैं सिनॉप्सिस बनाया होगा, तो सिनॉप्सिस में लिखा होगा दैट आई विल बी यूजिंग दिस टेस्ट और आई विल बी प्रिपेयरिंग इट ऑन माय ओन। अगर आपने लिखा है दैट आई विल बी यूजिंग दिस टेस्ट, इस पर्टिकुलर इंसान का टेस्ट यूज करूंगा या करूंगी, तो आपको उसका रेफरेंस पीछे देना पड़ेगा। अगर आप रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, दैट मींस आपने वो टेस्ट सही ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया। आप कैसे फिर उसको इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आपके पास वो टेस्ट ही नहीं है? ओके, तो हमें वो भी हमें रेफरेंस में देना होता है। तो दिस इज आल्सो वन ग्रुप। देन ऑडियो विजुअल मीडिया। ऑडियो विजुअल मीडिया में क्या क्या आ सकता है बताइए, यूज कर सकते हैं हम ऑडियो विजुअल मीडिया, बताइए सर। जैसे अगर हम कहीं कुछ ऑडियो सुन रहे हैं तो उसका हम दे सकते, जैसे कि मेरा जो टॉपिक है साइबर बुलिंग, उस पे एक एफएम पे पिछले कुछ टाइम पहले हम सुनते थे तो आता था, तो वो भी हम रेफरेंसिंग में डाल सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी टॉक हुआ होगा किसी ना किसी ने तो बात की होगी ना। वो सर यूट्यूब चैनल से हमने किसी के चैनल का ले लिया तो उसको भेज देंगे फिर उसका जी। वेरी गुड, वेरी गुड। या जैसे सर ज्ञान दर्शन, ज्ञान बाड़ी या किसी भी चैनल से ले लें किसी का। एनसीईआरटी के देखिए कितने सारे ऑनलाइन चैनल हैं, देंगे बहुत सारे ऑनलाइन चैनल हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट वो हो सकता है, तो आपने वहां से मत उसको सुना, आपने उसको देखा और आपकी एक समझ बनी, तो आपको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा ना, है? तो एनी वीडियो। जी सर, ये जानना चाह रहा था जी, जैसे सर मान लीजिए हमारे मैटर से संबंधित या कोई बात इंट्रोडक्शन में महाकाव्य से है या कहीं से मिल रहा तो उसको भी देना पड़ेगा रेफरेंस में सर? जी जी। जैसे मान लीजिए सोशल चेंज में हम लिख रहे हैं सर, या ये रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशनल चेंज, और हम सर इंट्रोडक्शन चेंज से शुरू किए तो हम लिखें कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है गीता के अनुसार, तो सर वो देना पड़ेगा गीता महाकाव्य का भी रेफरेंस? जी देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, हाँ? अगर आप देखें कि सूरज का उदय जो है वो पूरब से ही होगा, दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। वो किसने कहा, हो सकता है किसी ने कहा हो, ऑब्वियस बात है, पहली बात, और पश्चिम में जो है उसका अस्त हो जाता है, तो वो यूनिवर्सल है, हाँ? तो उसके लिए आपको कोड देने की जरूरत नहीं है, हाँ? जो यूनिवर्सल है, परिवर्तन जो है वो सृष्टि का नियम है, बहुत बार इस्तेमाल हो गया, वो यूनिवर्सल है, हमें उसके लिए अब किसी को कोट करने की जरूरत नहीं है। मगर कुछ ऐसी बातें जो कि आपको लगता है कि कभी किसी ने कोट नहीं किया, कभी कोई बात नहीं आई हो, कभी उसका जिक्र नहीं हुआ है, और वो पहली बार मैं अब इसका जिक्र करने वाला हूँ, तो आपको उसको कोट करना जरूरी है। ये बात हुई क्लियर? ये बात हुई क्लियर? यस सर। जी, जैसे हम वो कहते हैं ना, जल की जब हम बात करते हैं कि वो लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है, सॉलिड स्टेट में भी रह सकता है, वॉश में भी रह सकता है ना, तो यूनिवर्सल है। अब वो किसने कहा उसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी हजारों बार वो रिपीट हो चुका है, हजारों लोगों को, सबको पता है अब वो सबको पता है। तो अब आप उसके लिए अब ढूंढने जाएं कि कौन सी सदी में किसने कहा था, उसकी जरूरत नहीं है। मगर अगर कोई आप यूनिक बात कह रहे हैं, अब जैसे कोई टॉक हुई है, एफएम के ऊपर टॉक हुई है, अब एफएम के ऊपर टॉक हुई है, ऑब्वियस ही बात है वो टॉक मान लीजिए आज हुई है, 27 जून को बात हुई है, आपने सुबह 9:30 बजे सुना है, उसको किसी इंसान ने बात की उसके ऊपर, सपोज अखिलेश मिश्रा किसी इंसान ने बात की है, और सुबह आपने उसको सुना 9 साढ़े 9
तो आपको वो लिखना पड़ेगा कि अखिलेश मिश्रा ने अपनी स्टॉक में ये बात कही थी, है ना? अब उसने जो जनरल बातें कही होंगी वो आपके काम की नहीं है, आप तो वो बात कहेंगे ना जो आपको लगता है कि मेरी रिसर्च के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पहले बात कभी नहीं हुई थी, तब आप उनको कोट करेंगे वहां पर कि उन्होंने ये बात जो है यहाँ पर कही थी, इतने बजे उन्होंने ये टॉक, इतने से इतने बजे तक हुई थी, इस तारीख को ये टॉक हुई थी। क्लियर संजय? जी सर। जी। Yes, sir. ऑडियो विजुअल मीडिया, जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। चले आगे। एक बात और थी सर, जी पूछिए। जैसे हम किसी के डिजर्टेशन का संदर्भ लेते हैं जी तो वो भी सर डिजर्टेशन का भी देना पड़ेगा रेफरेंस? जी देना पड़ेगा डिसर्टेशन, क्योंकि किसी की मेहनत है। जी सर। आप किसी की डिसर्टेशन में से कुछ कंटेंट आप उसकी रिसर्च का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जो उनकी फाइंडिंग्स आई होंगी आप वो फाइंडिंग्स अपने उसमें लिखना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो किसी ने बहुत मेहनत की है, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल की है और उन्होंने वो रिजल्ट निकाला, तो आपको उसको क्रेडिट देना है। अब मान लो वो डिसर्टेशन कहीं पब्लिश नहीं हुई, कहीं ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, आपने अपनी लाइब्रेरी में बैठकर उसको देखा, तो आप वहां पर ये लिखेंगे उनका पूरा टाइटल, उसका नाम, और एंड में लिखेंगे कि अनपब्लिश्ड थीसिस है और कौन सी यूनिवर्सिटी में, वो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। अनपब्लिश्ड थीसिस लिखना बहुत जरूरी होता है। पब्लिश तो किसी ना किसी किताब में हो जाता है पब्लिश, है ना, मगर आपने उसको पढ़ा है कहीं अपनी यूनिवर्सिटी में या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में गए थे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, तो आपने वहां से पढ़ा, तो वो काम जिस यूनिवर्सिटी में हुआ है उस यूनिवर्सिटी में को क्रेडिट और उस इंसान को क्रेडिट देना बहुत जरूरी है, मगर इन द फॉर्म ऑफ अनपब्लिश, ये लिखना जरूरी होता है। अनपब्लिश्ड एमए डिसर्टेशन, अनपब्लिश्ड पीएचडी थीसिस, तो पब्लिश हो जाता है तो किताब की फॉर्म में पब्लिश हो गया, तो उसमें फिर किसने पब्लिश किया है फिर हमें उसको भी लिखना पड़ता है। क्लियर? जी सर। तो ऑडियो विजुअल मीडिया हमारे पास हो सकता है, पॉडकास्ट हो सकते हैं, इवन मूवी भी हो सकती है। आपको किसी की कोई मूवी ऐसी पसंद आई हो जिससे आपको अपने रिसर्च से रिलेटेड काम मिल रहा हो, तो वो मूवी भी जो है आपकी रेफरेंस में पूरी रेफरेंस की डिटेल जाएगी कि मूवी का नाम क्या है, कौन डायरेक्टर है उसका, है ना, कौन सी कंपनी ने वो मूवी बनाई है, वो भी लिखना बहुत जरूरी होता है। एंड ऑनलाइन मीडिया भी जो है आपका वन ऑफ द ग्रुप ऑफ रेफरेंसिंग, इन सब में से जो है आपको रेफरेंसेस मिल सकते हैं। ये सभी के सभी आपकी जो आप रिसर्च लिख रहे हैं उसमें मदद कर सकते हैं आपकी। तो जहां जहां आपने साइट किया है इनको, अगर आपने ऑनलाइन मीडिया को कहीं साइट किया है तो उसका रेफरेंस पीछे रेफरेंस लिस्ट में देना बहुत जरूरी है। आपने किसी वीडियो को देखकर उस वीडियो से क्या समझ बनी थी आपकी, उसको कहीं लिखा है और उस वीडियो को किसने बनाया था उसको साइट किया है, तो पीछे रेफरेंस में लिखना बहुत जरूरी है कि ये YouTube का वीडियो था, ये कोई मूवी थी, ये कोई डॉक्यूमेंट्री थी, तो वो इसे कैसे लिखना है उसको, वो भी स्टाइल जो है वो दिया गया है AP7 में, तो हमें वो भी देखना है। अच्छा सर, जो सर हम इथनोग्राफिक रिसर्च मान लो कुछ लिखना चाहते हैं सर जी, और हमने जो है चक्रव्यूह मूवी से जो है सर जनजातीय समस्या हमने देख लिया सेकेंडरी एविडेंस के रूप में, तो वो सर चक्रव्यूह मूवी को पूरा देना पड़ेगा सर? हाँ, कि वो मूवी किसने बनाई, कौन से साल में बनी, कौन सी कंपनी ने बनाई, कौन उसका डायरेक्टर था, वो देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी समझ बनी ना उसको देखकर। आपने खुद अपनी समझ नहीं बनाई, आपने किसी को देखा, मूवी को देखा, फिर आपकी समझ बनी। दैट इज एन एथिक। रिसर्च एथिक्स की हम बात करते हैं ना, तो जो कुछ भी मेरा है वो मैं अपना लिख रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ चीजों को, फाइंडिंग्स को कंक्लूजन में लिख रहा हूँ, वो मेरी अपनी चीज है, मगर जो मैं उससे पहले रेफरेंसेस ये रिव्यू दे रहा हूँ आपको, वो मेरा अपना नहीं है, मैंने किसी से समझ बनाई है अपनी, तो हमें वो सारे क्रेडिट देने हैं। क्लियर? सर एक पर्सनल क्वेश्चन था जी सर, हम RI में डिजर्टेशन लिखे थे सर 120 पेज का, तो एक सर हमारे सीनियर थे, नाम नहीं बताऊंगा, BHU में सर, उन्होंने हमसे मांगा कि थोड़ा समझ बनाना है, सेम टॉपिक है PhD में, तो सर उन्होंने सर 120 हम लिखे थे, 180 पेज बनाकर और बढ़ाकर सर 200 पेज में सर PhD पब्लिश करवा लिया सर, हमको बताया नहीं, बाद में पता चला। तो सर हम मतलब कुछ कह सकते हैं सर उनको कि नहीं सर? हमने कभी कुछ कहा नहीं सर। देखिए, एज ए रिसर्चर हमें इतना जागरूक होना बहुत जरूरी है कि कंपिटिटिव जमाना है। आप लोग एक बहुत
अच्छी मूवी थी, आर्ट मूवी है, बाकी सब तो कमर्शियल बॉलीवुड मूवीज होती हैं, बहुत बहुत पुरानी मूवी है, पंकज कपूर की मूवी है, एक डॉक्टर की मौत, आर्ट मूवी है, हो सकता है यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो। वो मूवी जो आपने संजय ने अभी बात की है उसी के ऊपर है कि वो डॉक्टर जो है वो कैंसर के ऊपर काम कर रहा होता है और परिवार अपना भूल जाता है, घर में भी लैब बना रखी है उसने, सारा हमेशा पूरा ध्यान उसका काम में ही है, मगर ठीक है उसमें क्योंकि वो मूवी बनाई गई तो उसमें बहुत तरह के और एंगल जोड़े उन्होंने कि सरकार ने उसकी मदद नहीं की उसको पब्लिश करने में, उसकी रिसर्च को। फिर एक फॉरेन में जो है एक लेडी रिसर्च कर रही होती है तो वो उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाती है उसकी रिसर्च में और फिर उसको बुलाता है कि आप मेरी रिसर्च को देखिए, तो वो पूरे रिसर्च पेपर उसको दिखा देता है कि मैंने ये काम किया, देखिए ये रिसर्च, ये मेरा रिसर्च पेपर, मैंने ऐसे लिखा, ये मैंने ऐसे लिखा, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। तो वो लेडी पूरा उस काम को समझकर जो है वो वापस चली जाती है और वो वहां पर जाकर वो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर देती है इस डॉक्टर के रिसर्च को पब्लिश करने से पहले तो क्रेडिट उस लड़की को चला जाता है। तो वो दिखाया कि बाद में कैसे फिर वो दयनीय स्थिति में आ जाता है कि मेरी सारी रिसर्च चोरी होगी। तो हमें एज ए रिसर्चर जो है इतना जागरूक होना बहुत जरूरी है कि कंपटीशन का जमाना है और हमें अपने जो चाहे दोस्त है चाहे मित्र है, जब तक मैंने अपनी रिसर्च को पब्लिश नहीं कर लिया है तब तक मुझे उसको वो पूरी रिसर्च खोलकर नहीं दे देनी है, क्योंकि वो भी रिसर्च कर रहा है, हो सकता है उसको टॉपिक ही ना मिल रहा हो। आपने बड़ा पूरा मसाला बनाकर उसको दे दिया, आपने गाइड के पास गया, थीसिस बात कर लीजिए सर ये मेरा थीसिस हो गया, और आप देखते रह गए। तो हमें इतना जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्लियर संजय? जी सर। जी। तो जो पहले पब्लिश कर लेगा उसी का माना जाएगा, फिर आप जो मर्जी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देते रहिए, बाद में वो लड़ाइयाँ होती हैं, वो सालों साल चलती हैं, तब तक आदमी बुढ़ा हो जाता है। तो हमें पहले ही जागरूक रहना है। अगर मुझे मैं किसी चीज पर काम कर रहा हूँ तो मेरा काम है, हाँ मैं आपकी मदद करूंगा मगर मुझे पहले ये करने दीजिए। ओके, तो जो हमने बातें की टेक्सचुअल वर्क ग्रुप में, ये पीरियोडिकल, जर्नल, मैगजीन आर्टिकल, न्यूज़पेपर आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, बुक्स, रेफरेंस वर्क्स, एडिटेड बुक, डिसर्टेशन थीसिस, ये सारा आ जाता है जो हमने डिस्कस किया है। ओके, डेटा सेट, सॉफ्टवेयर एंड टेस्ट ग्रुप्स में देखिए कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, मोबाइल एप्स आ जाते हैं, एपरेटस जो आप यूज कर रहे हैं वो आ जाता है, इक्विपमेंट अगर आपने कोई यूज किया जो कि आपके रिसर्च में काम हुआ, या आपने साइकोलॉजी के टेस्ट को इस्तेमाल किए, या कोई भी टेस्ट जो कहीं यूज हुआ था वो इस्तेमाल किया, या स्केल्स या इन्वेंटरीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी खुद की नहीं है, जो आपने खुद नहीं बनाई है, जो आपने किसी का यूज किया है, किसी इंसान ने पहले बनाया था उनको, आप ही ने उसको यूज किया है, तो ये सारे के सारे जो है आप पीछे रेफरेंस में देने पड़ेंगे, उनके ऑथर का नाम, कब वो हुआ था, कौन सी कंपनी ने बनाया था, क्या उसका टाइटल था, वो सारा वो आपको अपने रेफरेंस लिस्ट में देना पड़ेगा। तो ये डेटा सेट, सॉफ्टवेयर एंड टेस्ट ग्रुप्स में जो है ये आता है कैटेगरी। देन ऑडियो विजुअल मीडिया में क्या आता है, ऑडियो वर्क्स आ गया, विजुअल वर्क्स आ गया, यूट्यूब वीडियो आ गए, स्पीच ऑडियो आ गया, पॉडकास्ट एपिसोड्स आ गए, इवन पावर पॉइंट स्लाइड्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, ये भी जो है आपका ऑडियो विजुअल मीडिया में आ जाए। देन ऑनलाइन मीडिया ग्रुप में क्या आता है, देखिए सोशल मीडिया, वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स, ये सारे के सारे जो है आपके ऑनलाइन मीडिया है। इवन अगर ट्विटर पर किसी ने ट्वीट लिखा है और आपने उस ट्वीट को अपनी रिसर्च में यूज किया है, जैसे कोई हो सकता है कोई NEP 2020 के ऊपर काम करना चाहे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर अगर वो काम करना चाह रहा है, तो आपको वो ट्वीट भी देखने पड़ेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कैसे कैसे ट्वीट हुए हैं, इस तरह से उनकी सोशल मीडिया पर क्या बात होती है उसके बारे में, व्हाट्सएप पर क्या बात होती है, फेसबुक पर क्या बात होती है। एडिटोरियल आता है सब न्यूज़पेपर में। हाँ संजय क्या कह रहे हैं? सर जैसे एडिटोरियल जो आता है न्यूज़पेपर में, हाँ एडिटोरियल हमारा टेक्स्ट का पार्ट हो गया। तो जैसे हम सोशल मीडिया पर चले जाएंगे, ऑनलाइन में चले जाएंगे, तो हम इन चीजों का जो है वो जिक्र करेंगे। तो आपको वो सारी चीजें मेंशन करनी है। एज ए रिसर्चर हमें किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं होता। कई बारी आप देखिए, अगर आप मास्टर डिग्री किए हैं तो कई बारी हमारे पास एक बहुत आसान सा एक्सक्यूज मिल जाता है कि 10 मैंने रिव्यू लिखे थे सर या मैडम मुझे तो और कोई मिले ही नहीं रिव्यू, मैं तो बहुत ढूंढा। अभी हम जो बात कर रहे हैं, देखिए अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, इस समय भी कम से कम हजारों पेपर पब्लिश हो चुके होंगे रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक के। अगर मैं एक वर्ड कहूँ, जैसे आप में से एक बच्चा यूज कर रहा है प्रोकास्टिनेशन,
तो जो मैं अभी ये 2 मिनट नियम प्रोक्रास्टिनेशन आपसे वर्ड का है, अभी में कितने पेपर पब्लिश हो चुके होंगे प्रोक्रास्टिनेशन? किसी मैगजीन में कुछ ना कुछ लिखा जा रहा होगा, किसी न्यूज़पेपर में इसके ऊपर कोई ना कोई बात हो रही होगी, कहीं कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई ट्वीट कर रहा होगा। तो कभी भी रिव्यू कभी भी कम नहीं हो सकता। एज ए रिसर्चर हमारे अंदर कमी हो सकती है कि हम ढूंढ नहीं पाए। जैसे संजय ने कहा कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल कोई लिखा हो सकता है, तो कई बार हम न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसको वो आर्टिकल छोड़ जाते हैं, कई बार पढ़ना, और वो आर्टिकल हमारे काम का हो सकता है, मगर हमने पढ़ा नहीं तो हमारे रिव्यू में वो आएगा नहीं, हमारे रेफरेंस का हिस्सा नहीं बनेगा, मगर वो तो पब्लिश हो चुका था ना। ओके, तो रेफरेंसेस की कभी भी कमी नहीं होती, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की कभी भी कमी नहीं होती है। कमी जो होती है वो रिसर्चर के पार्ट पर कभी हो जाती है कि वो अपनी मेहनत पूरी नहीं करते। ट्वीट्स देखिए, फेसबुक पोस्ट देखिए, इंस्टाग्राम जाइए, आप यूट्यूब देखिए, वेबसाइट्स पर जाइए, वेब पेजेस पर जाइए, आप मैगजीन्स देखिए, जर्नल्स पर जाइए, आप किताबें देखिए, कितना कुछ है लिखने के लिए। ये सारे के सारे आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पार्ट हो सकते हैं, आपके इन टेक्स्ट साइटेशन का पार्ट हो सकते हैं, और बाद में ही आपकी रेफरेंस लिस्ट में लिखना चाहिए, तो हमारी रेफरेंस लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। तो रेफरेंस लिस्ट की हम एंट्री कैसे कर सकते हैं? रेफरेंस के ग्रुप्स हमारे हो जाएंगे, रेफरेंस की कैटेगरीज हो जाएंगी, और एप्रोप्रिएट रेफरेंस टाइप विद रेफरेंस कैटेगरी। जैसे ग्रुप है, हमने कहा कि हमने ग्रुप बना लिया अपना कि मुझे जो है सिर्फ टेक्सचुअल मटेरियल देखना था। तो अगर आपने टेक्सचुअल मटेरियल देखा तो कौन कौन से टेक्सचुअल मटेरियल के अंदर आपने देखा है, वो कैटेगरी है, मैगजीन कैटेगरी है, न्यूज़पेपर कैटेगरी है, आपका जर्नल कैटेगरी है, आपका टेक्स्ट बुक कैटेगरी होगी, तो कितने तरह की कैटेगरी होगी। तो जैसा आपका रेफरेंस ग्रुप है वैसी आपकी रेफरेंस कैटेगरी बनेगी, वैसा ही आपको रेफरेंस स्टाइल जो है वो यूज करना पड़ेगा उस कैटेगरी में लिखने के लिए। ये कुछ और बातें देखिए, ऑनलाइन एंड प्रिंट मीडिया, इसको थोड़ा सा इस पे टाइम लगाते हैं। देखिए, एपीए स्टाइल रेफरेंस फॉर ऑनलाइन एंड प्रिंट मीडिया वर्क्स आर लार्जली द सेम, लगभग सेम होता है। क्यों? क्योंकि ऑल रेफरेंसेस जनरली इंक्लूड ऑथर, डेट, टाइटल एंड सोर्स। आप किसी भी रेफरेंस स्टाइल में चले जाइए, किसी भी रेफरेंस को देख लीजिए, वहां पर आपको ये चीजें तो जरूर मिलेंगी देखने के लिए। जब हम एपीए की बात कर रहे हैं तो एपीए में तो ये जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऑथर का नाम हमेशा होगा उसमें। डेट का मतलब ये नहीं है कि 27 जून, सिर्फ यही डेट नहीं है, ईयर, महीना भी हो सकता है, मंथ, जून 2023 या 27 जून 2023 या 2023। अगर आप 27 जून 2023 लिख रहे हैं, आप जून 2023 लिख रहे हैं, या आप सिर्फ 2023 लिख रहे हैं, दैट मींस वी आर टॉकिंग इट अबाउट डेट। तो एक अम्ब्रेला टर्म डेट यूज कर ली। अब उस डेट के नीचे वो दिन भी आ सकता है, महीना भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। तो अगर किसी ने 27 जून लिखा है, 2023 लिखा है, तब भी वो डेट है। अगर किसी ने जून 2023 लिखा है तब भी वो डेट है। अगर किसी ने 2023 लिखा है तब भी वो डेट है। मगर 27 जून 2023 कौन लिखेगा, कहाँ लिखा जाएगा, किस रेफरेंस स्टाइल में लिखा जाएगा, सितंबर या जून 2023 किस रेफरेंस स्टाइल में लिखा जाएगा, और सिर्फ 2023 लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपने आज की न्यूज़पेपर को पढ़ा है, तो वो आज की डेट की खबरें हैं, वो आज के न्यूज़पेपर में छपी है, तो इसलिए वहां पर आप जो है 27 जून 2023 लिख सकते हैं। आपने कोई मैगजीन पढ़ी जो कि हर महीने पब्लिश हो रही है, तो मैगजीन जो है अगर जून में पब्लिश हुई है तो वो जून 2023 की मैगजीन का आपने जिक्र किया। अंक भी डाल सकते हैं सर कि अंक नंबर कितना था जी। जैसे सर वो मैगजीन का अंक होता है सर, हाँ, कौन सा अंक था, 11, 12, वो लिखते हैं पीछे, वो भी आएगा। और कई चीजें साल में एक बार होती है तो वहां पर सिर्फ 2023 हम ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपको ये चीजें तो जरूर मिलेंगी, ये 4 चीजें जरूर मिलेंगी। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जब आप अपना रेफरेंसेस लिख रहे हैं तो आपके रेफरेंस में ये 4 चीजें जरूर होनी चाहिए, ऑथर, डेट, टाइटल एंड सोर्स। जर्नल का सोर्स अलग होगा, बुक का सोर्स अलग होगा, ऑनलाइन मीडिया का सोर्स अलग होगा, मगर सोर्स तो होगा। कहीं ना कहीं तो वो पब्लिश हुआ है, कहीं ना कहीं तो वो बात हुई है, कहीं ना कहीं तो वो वीडियो चला है ना, तो सोर्स जरूर होगा। टाइटल कभी ना कभी तो होगा, कहीं ना कहीं तो टाइटल होता है, बिना टाइटल की कोई बात ही नहीं होती।
So source element, it includes work from periodical, books, reports, websites, ये सब चीजें हो सकती हैं। और डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जो है DOI, आजकल जो है हर एक रिसर्च पेपर में DOI जो है वो आना शुरू हो गया है। ये DOI देने के लिए भी एक इंडिपेंडेंट जो है कंपनी है जो कि नो लॉस नो प्रॉफिट पर काम करती है। और जब आप किसी भी रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे जो आजकल पब्लिश होते हैं उनमें DOI आपको मिलता ही मिलता है। तो जैसे ही आप वो DOI के ऊपर क्लिक करते हैं आप सीधा वहां पहुंच जाते हैं जहां पर वो पेपर पब्लिश हुआ था, मतलब जिस जर्नल में वो पेपर पब्लिश हुआ था। डायरेक्टली सिर्फ DOI पे क्लिक करने पर आपको गूगल में वो पूरी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं होती कि इस इंसान का नाम, फिर वो टाइटल, फिर वो जर्नल का टाइटल। आप जैसे DOI पे क्लिक करेंगे, एक तरह का वेब लिंक है ये, जैसे DOI पे क्लिक करेंगे आप सीधा उस जर्नल में पहुंच जाएंगे, सीधा आप उस पेपर को खोल सकते हैं वहां पर जाकर। अगर वो ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप सीधा वहां पर जाकर उस पेपर को खोल के पढ़ सकते हैं। इसलिए DOI देना आजकल बहुत जरूरी हो गया है। कई जगह पर DOI नहीं होता है, सीधा वेबसाइट का एड्रेस भी जो है वो पीछे दे देते हैं, तो आप उस वेबसाइट पर जाकर आप उस रिसर्च पेपर को ढूंढ सकते हैं। सो DOI बेसिकली एक URL है जो कि लिंक है जहाँ पर आप जाकर अपने रिसर्च पेपर को ढूंढ सकते हैं। तो DOI देना जरूरी हो जाता है आजकल। सो प्रिंसिपल ऑफ रेफरेंस लिस्ट, आपको अगर अपना रेफरेंस लिस्ट बनानी है, पीछे रेफरेंसेस लिखने हैं, तो आपको किस प्रिंसिपल को फॉलो करना है? वही जो मैंने बातें आपसे ये पिछली स्लाइड में की थी वही बात यहाँ पर लिखी गई है। दैट अ रेफरेंस जनरली मस्ट हैव दीज 4 एलिमेंट्स, ऑथर, डेट, टाइटल एंड सोर्स। ये चारों के चार अगर आप लिख रहे हैं तो आप एक अच्छा रेफरेंस लिख रहे हैं। और अगर इनमें से किसी एक चीज को मिस कर रहे हैं तो आपका रेफरेंस अच्छा नहीं है। आपने डेट, टाइटल, सोर्स लिख दिया, ऑथर ही नहीं लिखा, तो वो रेफरेंस किसी काम का नहीं है। आपने ऑथर लिख दिया, डेट, टाइटल, सोर्स नहीं है। देखिए डेट में NA भी लिखना पड़ता है कभी कभी हमारे पास। कई बार हम किसी ऐसी वेबसाइट पर चले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने डेट के लिए ऑप्शन ही नहीं दी थी, तो वहां पर हम उसको NA लिख देते हैं, नॉट अवेलेबल, डेट नॉट अवेलेबल। मगर टाइटल, ऑथर एंड सोर्स भी मिलता है। मगर डेट को आप खाली नहीं छोड़ सकते, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना ही लिखना है। या तो साल लिखेंगे, महीना लिखेंगे, दिन लिखेंगे, या NA नॉट अवेलेबल। तो ये चार चीजें जो हैं, ऑथर हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट वर्क, डेट व्हेन दैट वर्क वाज पब्लिश्ड, टाइटल उसका टाइटल क्या है, सोर्स कहां से आपने उसको रिट्रीव किया, ये सारी चीजें लिखना बहुत जरूरी होता है। देखिए ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने ही एक एग्जांपल दिया है, उनकी जो बुक है अवेलेबल उसमें से ही मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है। देखिए अगर आप ये रेफरेंस लिस्ट में एंट्री को पढ़ेंगे, बोटो एस रेफरेंस लिस्ट एंट्री अगर आप इसमें पढ़ें जो मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, तो इसको अगर मैं बड़ा कर पाऊँ तो ये बोटो SV एंड रोशेट P 2018 sensitivity to the evaluation of the authors emerges by 24 months. Okay, कहाँ पब्लिश हुआ है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी 54/9 ब्रैकेट में 9 है, 1723 to 1734 HTTP DOI और है ना। देखिए ये सारी चीजें लिखी। तो हमने जो आपसे बातें की, मैंने आपसे कहा कि चार चीजें होना बहुत जरूरी है जो भी आप रेफरेंस लिख रहे हैं। तो ये चारों चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं? जी सर, है ना। बोटो, S डॉट V डॉट एंड रोशेट P, ये ऑथर हैं, 2 ऑथर हैं इस रिसर्च पेपर में। डेट 2018 में ये पेपर पब्लिश हुआ है। इसका टाइटल है सेंसिटिविटी टू द इवैल्यूएशन ऑफ अदर इमर्ज बाय 24 मंथ्स। कहाँ पब्लिश हुआ है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एक जर्नल है, उस जर्नल में पब्लिश हुआ है। ओके, 54 वॉल्यूम में नंबर 9 है। 1723 नंबर पेज से लेकर 1734 नंबर पेज पर ये पब्लिश है। आप DOI पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जहां पर ये पेपर पब्लिश है। क्लियर? ये आपने अपने रेफरेंस में लिखा, तो ये रेफरेंस में लिखने के लिए आपको हेल्प कहां से मिली? जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे जहां पर ये पेपर पब्लिश है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का पेपर पब्लिश है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का ये जर्नल है। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में ये जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी लिखा है, देखिए 2018 वॉल्यूम 54, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि मैंने कटिंग की है इसको उस पेज से, इसीलिए थोड़ा ब्लर दिख रहा है। 2018 वॉल्यूम 54 नंबर 9
1723 to 1734 for HTTP। टाइटल देखिए, टाइटल आपको यहाँ से मिल रहा है, sensitivity to the evaluation of other emerged by the 24 months। Author Sara Valentico Boto and Philippe Rochette, Emory University। पूरे का पूरा देखिए, इतने छोटी सी जगह पर ही टाइटल में ही आपको सारी चीजें मिल रही हैं। इसी को देखते हुए आपको अपना रेफरेंस लिखना है। तो टाइटल मिल गया आपको इस पेपर में, ऑथर मिल गए, आपको कहाँ पब्लिश हुआ वो मिल गया, सोर्स मिल गया और डेट मिल गई। क्लियर? ओके। अब यही चीज जो है मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा। एक रिसर्च पेपर आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको देखकर बताइएगा। सर एक क्वेश्चन है जी पूछिए। कि जैसे अगर ऑथर में हम कोई पेपर देखते हैं और 4 ऑथर हैं, तो हम लिखते टाइम एट अल लिख देते हैं, तो वो अगर 3 से ज्यादा होंगे तभी लिखना है या 3 भी है तब भी हम लिख सकते हैं? ओके, ये वैसे हमने बाद में भी हम लिख देते हैं कि ये देखिए, वैसे ही हमने बाद में भी डिस्कस करना था, बट ठीक है, चलो आपने यहाँ पर भी पूछ लिया। एटॉल देखिए, APA 2 जो हमारा 7 है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपके पास 20 ऑथर है, 20 ऑथर को ने मिलकर अगर कोई एक पेपर बनाया है, 20 और 21 ऑथर ने अगर कोई मिलकर एक पेपर बनाया है, तो आप सारे के सारे लोगों के नाम वहां लिख सकते हैं, 20 के 20। और 20 के बाद मान लीजिए 21 हो गए, 20 की बात करते हैं, 20 के बाद मान लीजिए 21 हो गए। एक पेपर में 20 था, आपको पूरे ऑथर के नाम लिखने होंगे। एक में 21 थे, तो जहां पर 21 थे, तो जब आप रेफरेंस लिख रहे हैं, रिव्यू में ठीक है एटॉल लिखिए, बट जब आप रेफरेंस लिख रहे हैं तो रेफरेंस में आपको 20 के 20 का नाम लिखना होगा। और अगर 21 है तो 19 का नाम लिखिए, उसके बाद 3 डॉट 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 और 21वें का नाम लिखना जरूरी होगा। ये रेफरेंसिंग का स्टाइल है अकॉर्डिंग टू APA। तो अगर 3 है तब भी हम एटॉल लिखते हैं, अगर 20 है तब भी एटॉल लिखोगे, 4 है तब भी एटॉल लिखिए। मगर देखिए, अगर आप नॉर्मली हम इंडियंस क्या करते हैं, हम फर्स्ट टाइम में ही एटॉल लिख देते हैं कि संदीप कुमार एस एटॉल या कुमार 2012 एटॉल, कि भैया तुम पीछे जाके देख लो। तो APA कह रहा है कि 20 लोगों को आपको रेफरेंस में जो है वो लिखना है, तो आप 2-3 को अगर आप लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर रेफरेंस में पूरे के पूरे नाम लिखने चाहिए। ओके, 3, 4, 5, 6, देखिए 6, 7 तक तो नॉर्मली हम नाम लिख सकते हैं। हम सिर्फ बचने के लिए कि 2 ऑथर के बाद हम तीसरे को कह देते हैं कि एटॉल डाल दो, मगर ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि नाम लिखें, तो थोड़ा ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है कि इतने लोगों ने काम किया था। इंडियंस में थोड़ा सा होता है कि हम ये ढूंढते हैं कि 1 या 2 ऑथर वाला पेपर मिल जाए तो वो ढूंढे, मगर APA कह रहा है कि आप तो 20 से ज्यादा लोगों के ऑथर के भी नाम लिख सकते हैं। ओके, तो एटॉल ठीक है, लिख दीजिए। एटॉल का मतलब है कि और साथी भी हैं, 3-4 के बाद लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पीछे जब आप रेफरेंस लिख रहे हैं वहां सबके नाम लिखने चाहिए। क्लियर? जी सर, रेफरेंस में तो लिख ही रहे हैं, मतलब हम बस रिव्यू में पूछ रहे थे कि अगर आगे लिख रहे हैं तो वहां हम लिख सकते हैं। हाँ, 3-4 के बाद आप लिख सकते हैं। वैसे 5-6 लोगों के नाम लिखने में कोई दिक्कत आती नहीं है। कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट फॉर्मेट नहीं है कहीं भी कि आपको 2 के बाद ही लिखना है या 3 के बाद ही लिखना है। अगर आप 4-5 लोगों के नाम लिख सकते हो तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अदरवाइज जी अनिलेश। सर रिव्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जब सर हम लोग रिव्यू लिखते हैं तो क्या ये जरूरी होता है कि हम पूरा बताएं कि जैसे जिसने भी स्टडी की है, जो ऑथर है, हम मान लीजिए कोई रिसर्च पेपर का हम रिव्यू लिख रहे हैं, तो सर उसमें ऑथर का नाम प्लस टाइटल ऑफ द पेपर और फिर किस जगह उन्होंने ये इसको वो किया है एडमिनिस्ट्रेट, ये सारी चीजें सर मेंशन करनी होती है, या फिर सीधे हम कर सकते हैं कि एक स्टडी में हमने ये पाया और ऐसी ऐसी चीजें हुई? नहीं, देखिए, जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रहे हैं ना, जैसे आपका नाम अनिलेश कुमार है, आपने 2020 में मान लीजिए एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया,
यस और मैं संदीप कुमार आपके रिसर्च पेपर को अपने रिसर्च में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा ना कि कुमार 2020 में उन्होंने ये काम किया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कहती हैं कि पूरा टाइटल लिखिए, कितने लोगों ने काम किया, वो जरूर नहीं है। आजकल का पैटर्न भी तो बदल रहा है ना। अब हम ये लिखते हैं कि कुमार 2020, है ना, यस ये काम किया। देखिए, जब आप थीसिस लिख रहे हैं तो आपको ये लिखना जरूरी हो जाता है, मगर जब रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आप जो रिजल्ट निकला वो लिखकर ब्रैकेट में कुमार 2020। ओके सर। बट जब आप थीसिस लिख रहे हैं तो थीसिस में तो आपको डिटेल देनी चाहिए ना उसकी, कि कुमार ने क्या काम किया था, कहाँ काम किया था, बॉयज गर्ल्स लिए थे, कितना सैंपल साइज लिया था, क्योंकि आपने अपने बाद में डिस्कशन करना है। कुमार ने काम किया 50 बच्चों के ऊपर, मैंने काम किया 2000 के ऊपर, हाँ, तो अंतर दिखाई देगा ना। मगर हो सकता है कि सोनी ने काम किया हो 1500 के ऊपर और मेरे रिजल्ट जो है वो सोनी के साथ ज्यादा मैच कर रहे होंगे, तो मैं सोनी को जो है वो अहमियत दूंगा कि मैं उनको कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश करूं अपने डिस्कशन करते समय। ये सर किसी 2000 1500 से ज्यादा पास है। हाँ, किसी ने 1000 पे काम किया, किसी ने 100 पे काम किया, किसी ने 200 पे। तो हम काम लिख रहे हैं क्योंकि ऑथेंटिसिटी हम बताना चाह रहे हैं कि मेरा काम ऑथेंटिक है, तो मेरे काम से रिलेटेड कहाँ किस किसने कैसा कैसा काम किया, मैंने भी ये टूल यूज किया था, उन्होंने भी ये टूल यूज किया था, मेरे भी बॉयज एंड गर्ल्स में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो अगर मैंने बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस कहीं रिव्यू लिटरेचर में नहीं लिखा होगा तो डिस्कशन करते समय मैं कैसे लिखूंगा दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ माय रिसर्च व्हिच इज इन कंसिस्टेंस विद द रिजल्ट ऑफ दोस। यस यस कुमार अनिलेश के साथ मैच करते हैं। अगर मैं सिंपली ये लिख दूंगा कि ये रिजल्ट आया था और उसमें जिक्र ही ना करूं कि बॉयज एंड गर्ल्स का भी कोई काम हुआ था या उन्होंने एडोलेसेंट्स के ऊपर काम किया था, मैं वो जिक्र ही ना करूं कि एडोलेसेंट्स के ऊपर काम किया था, मगर मेरा काम एडोलेसेंट्स के ऊपर है, फिर भी मैं लिखूं कि अनिलेश के काम के साथ मैच कर रहा हूं, मगर कहीं अनिलेश के काम में कहीं एडोलेसेंट का मैंने जिक्र ही नहीं किया जब मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा। इसलिए हमें वहां लिखना बहुत जरूरी होता है। यू कैन स्किप टाइटल, आप अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में टाइटल को स्किप कर सकते हैं, मगर आपने कितना सैंपल साइज लिया ये लिखे तो बहुत अच्छी बात है। आपने टूल कौन सा यूज किया, आपने स्टैटिस्टिकल टेक्निक कौन सी यूज की थी, तो भैया ये पूरा मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिखा है, इस इंसान ने ये सारा काम किया था और उनके ये नतीजे निकले थे, और मेरी रिसर्च में मैंने ये काम किया, मेरे ये नतीजे इनसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। क्लियर? यस सर, थैंक यू जी। ओके, तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा था एक, आप मुझे इसमें से देखकर बताइएगा कि इसमें शेयर करूं पहले कि इसमें ये 4 कंपोनेंट कहां पर फॉलो हो रहे हैं। जी, विजिबल है? सुना ही हो रहा। हाँ सर, अभी आ गया। अब आ गया ना? इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। जी, इसमें आप बताइए कि सर नहीं दिख रहा। नहीं विजिबल है? यस सर, हो गया सर। अभी नहीं। देखिए अब आ रहा होगा ना, विजिबल है ना अब? अभी नहीं सर। इसमें बताइए ऑथर कितने हैं? सर अभी विजिबल नहीं। सर विजिबल नहीं है। अब दिख गया सर। हाँ, बताइए इसमें ऑथर कितने हैं? आ गया। सर 2 ऑथर हैं। 2 ऑथर हो गए, ऑथर कंप्लीट हो गया। इसका टाइटल क्या है? Changing skill for architecture students employability analysis of job market versus architecture education in Egypt. ओके, इसका ईयर कौन सा है? डेट? सर 2020। हाँ, और कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ? सोर्स? Ain Sam's Engineering Journal 11 हाँ, Science Direct 11 नंबर वॉल्यूम, और कहाँ कितने नंबर पेज से? 811 नंबर पेज से, 811 से 821 है ना? तो जब आप रेफरेंसेस रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रहे हैं, इस पेपर को आपने पढ़कर रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा, तो रेफरेंस देखिए आपके सामने है, isn't it? इसी को देखकर आपको अपना रेफरेंस लिखना है। क्लियर? यस सर। जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश होंगे उनमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। एक और शेयर करता हूँ आपके साथ। Is it visible?
यस सर। यस सर। ओके, इसमें देखिए कितने ऑथर हैं? सर 3 ऑथर हो गए। टाइटल? यस सर Competence in education for sustainable development. जी, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। ऑथर इसमें देखिए सोर्स भी दिखाई दे रहा है, स्प्रिंगर। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, क्योंकि ये किताब है ना, किताब में हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। Yes sir. थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, और ये भी कौन है? ये एडिटर है इनके, खुद ने ही लिखी, इन्होंने एडिट की है ये किताब। Edit किया है, yes sir. एडिटर है पॉल वेरी। मेरे को ये सारा डिटेल आ गई। कहाँ पब्लिश हुआ? देखिए यूके के थे, जर्मनी के थे, स्विट्जरलैंड के थे। अब देखिए कॉपीराइट कब मिला इसको? अगर मैं इसको थोड़ा सा वो करूं हाईलाइट, सर 2020 में। तो डेट मिल गई आपको? डेट मिल गई ना? Yes sir. ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, ये देखिए कहाँ पब्लिश हुआ? सोर्स स्प्रिंगर नेचर स्विट्जरलैंड AGS sir. तो आपको एक किताब में ऑथर भी मिल गया, आपको डेट भी मिल गई, टाइटल भी मिल गया, सोर्स भी मिल गया, isn't it? Yes. तो कोई भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, इन टेक्स्ट साइटेशन लिख रहे हैं, किसी भी टेक्स्ट को आप देख रहे हैं, तो आपको उसकी जो है वो डिटेल मिल जाएगी। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। सर बुक में ISBN नंबर भी लिखना होगा ना सर? यू कैन राइट ISBN नंबर आल्सो। आप ISBN नंबर भी लिख सकते हैं रेफरेंस में। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए ये एक एग्जांपल है, किसी ने रेफरेंस लिखा है किवुंजना, C.2016। सर नहीं दिख रहा। विजिबल नहीं है। सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। अब विजिबल है? Yes sir. देखिए किसी ने अपने रेफरेंस को लिखा है, रेफरेंस लिखा है किसी ने, तो उसमें देखिए किंजुवा C 2016, ये ऑथर आ गया, टाइटल आ गया हाउ टू राइट एन इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल। ओके, पूरा डिटेल। उसके बाद 2016 जो है वो डेट है। सोर्स क्या है? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन, 5th वॉल्यूम, 2nd नंबर है, 163 नंबर पेज से 172 नंबर पेज पर जो है पब्लिश है। फिर मैंने आपसे कहा कि ये DOI नंबर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। अगर ये अभी भी अवेलेबल होगा ये पेपर, तो जैसे ही आप DOI नंबर पर जाते हैं, और अगर हम इस DOI नंबर को यहाँ पर डालें तो क्या ये पेपर निकलता है? अगर ये अवेलेबल होगा पेपर, तो देखिए आपको मिल जाएगा ये पेपर। देखिए how to write an effective research proposal for higher degree research in higher education, lessons from practice। जो मैं आपको दिखा रहा था, टाइटल है ना, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल फॉर हायर डिग्री रिसर्च इन हायर एजुकेशन, लेसन्स फॉर प्रैक्टिस। तो जैसे ही आप DOI पर गए, आपने उस DOI को कॉपी कर जैसे ही आपने सर्च करना शुरू किया, आपके पास ये रिसर्च पेपर अवेलेबल हो गया। देखिए फुल टेक्स्ट PDF फॉर्म में भी अवेलेबल है। अगर हम चाहें तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड दिस PDF। इस PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो DOI इतनी इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए ये पेपर डाउनलोड हो गया मेरे पास। देखिए हाउ टू राइट एन इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल फॉर द हायर डिग्री रिसर्च इन हायर एजुकेशन, लेसन्स फॉर प्रैक्टिस। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ DOI। तो इसलिए हर एक जर्नल जो है आजकल DOI अपने साथ देता है कि आप जैसे ही रिसर्चर को इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल टाइटल इन द सर्च बॉक्स, आप DOI पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा सीधा वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर ये पेपर पब्लिश हुआ था। क्लियर? यस सर। इसलिए इंपॉर्टेंस है आपको अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में DOI देने की। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जहां पर DOI अवेलेबल है आप वो DOI दें। रेफरेंस एलिमेंट्स में ऑथर कैन बी इंडिविजुअल हो सकता है, मल्टीपल पीपल हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, आपका यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज भी एक ऑथर हो सकता है अगर वहां से कुछ पब्लिश हो रहा है। और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पीपल और अ ग्रुप। ऑथर सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑथर नहीं होता, बहुत सारे ऑथर हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बिट्स पिलानी कोई मैगजीन निकालती है, तो वो इंस्टीट्यूशन है, वो बिट्स पिलानी की मैगजीन है। आपकी यूनिवर्सिटी को मैगजीन निकालती है, आपका कॉलेज को मैगजीन निकालता है, तो आपके कॉलेज का मैगजीन है, दैट इज एन इंस्टीट्यूशन। सो वो भी ऑथर हो सकता है। और इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पीपल एंड ग्रुप। फॉर्मेट ऑफ ऑथर
एलिमेंट्स। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू राइट, है ना, इसे हमें लिखना है। जैसे पहली लाइन अगर आप पढ़ें, विजिबल है ना ये स्लाइड बेटा? यस सर। यस सर। अगर आप फर्स्ट बुलेट को पढ़ें, इट सेज दैट इन्वर्ट ऑल इंडिविजुअल ऑथर्स, जितने भी ऑथर्स के नाम है उसको उल्टा कीजिए। उल्टा कैसे, मतलब जैसे मेरा नाम संदीप कुमार है, तो जब आपको रेफरेंस लिखना है और जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रहे हैं, then you will have to invert my name from Sandeep Kumar to Kumar S. Clear? जैसे कि यहाँ पर नाम है अनिलेश कुमार, तो अनिलेश कुमार जो कुछ भी रिसर्च करें, जितने मर्जी भी पेपर पब्लिश करें, तो जब इनका पेपर पब्लिश होगा तो आप उनके पेपर को देखकर अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रहे हैं। मान लीजिए अनिलेश कुमार ने 2020 में पेपर पब्लिश किया, तो वहां पर जब आप रेफरेंस लिखेंगे और रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप लिखेंगे कुमार 2020, फिर उनकी जो भी काम किया वो लिखेंगे, और उनका रेफरेंस जब आप पीछे लिखेंगे तो वहां पर लिखेंगे कुमार कॉमा ए फुल स्टॉप, अगर वो अकेले ही हैं, ब्रैकेट में 2020, फिर वो पूरा टाइटल, फिर वो कहाँ पब्लिश हुआ, किस जर्नल में पब्लिश हुआ। सो दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर राइटिंग रेफरेंस इज दैट वी मस्ट राइट सरनेम फर्स्ट एंड देन द नेम, उसमें भी इनिशियल नेम का ए। मेरा जैसे संदीप है तो संदीप का एस, कुमार पूरा, संदीप का ओनली एस। मान लीजिए मेरा नाम होता संदीप कुमार मिश्रा, कुमार शर्मा, है ना, कुमार मिश्रा, मान लीजिए संदीप कुमार मिश्रा, तो मेरा क्या नाम आता, मिश्रा एस के। क्लियर? क्योंकि सरनेम मेरा मिश्रा है, कुमार नहीं है अभी, मिश्रा एस के, तो एस भी आ गया, के भी आ गया और मिश्रा भी आ गया। तो जब भी हम रिसर्च पेपर में से किसी का भी रेफरेंस लिख रहे हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं, विजिबल है ये रिसर्च पेपर? सर इसमें देखिए, नहीं विजिबल? नहीं सर। नो सर। यस सर। अभी भी नहीं है? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख। ओके ठीक है, मैं इसको, सर आ गया, देखिए आना चाहिए सर। अभी पीपीटी विजिबल है। सर स्लाइड विजिबल है सर, वो ओके। ऊपर नहीं। मैं पीपीटी को ऑफ करता हूँ। यस अब सर। विजिबल है? यस सर। तो देखिए यहाँ पर दो ऑथर हैं, तो अगर आपको इसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अब्दुल्ला ओनली। अब्दुल्ला एम, अब्दुल्ला एंड ओस्मान 2010, अब्दुल्ला एंड ओस्मान 2010, क्योंकि 2010 में हुआ एक, अब्दुल्ला एंड ओस्मान, दो लोग हैं ना इसमें, मारिया अब्दुल्ला एंड कमिशा ओस्मान, ए एंड बी, दो ऑथर है। तो मारिया अब्दुल्ला का सरनेम अब्दुल्ला, कमिश ओस्मान का सरनेम ओस्मान। सो अब्दुल्ला एंड ओस्मान इन 2010 डिड दिस स्टडी, ये आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जाएगा। बट जैसे ही आप रेफरेंस लिखने जाएंगे, रेफरेंस में आप कैसे लिखेंगे, अब्दुल्ला कॉमा एम, अब्दुल्ला का अब्दुल्ला, मारिया का एम, फिर एम के बाद फुल स्टॉप, फिर कॉमा, उसके बाद ओस्मान का पूरा ओस्मान, कमिश का ओस्मान के बाद कॉमा, कमिश का के, फिर फुल स्टॉप, फिर ब्रैकेट में 2010, 21st सेंचुरी, इन्वेंटिव थिंकिंग, पूरा लिखने के बाद प्रोसीडिया सोशल एंड बिहेवियरल साइंस 9 1646 से लेकर 1651 नंबर पेज, ये लिखा जाएगा। क्लियर? सर एक क्वेश्चन था जी। ये जो सोर्स है सर, ये प्रोसीडिया सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस, ये सर इटैलिक में लिखना होगा ना? जी जी। और सर सिर्फ यही चीज इटैलिक में लिखी जाएगी, बाकी और कोई चीज नहीं लिखी जाती सर?
देखिए जब हम किसी जर्नल को ले रहे हैं, यस सपोज ये जर्नल है और दोनों चीजें विजिबल हैं, पीपीटी और ये रिसर्च पेपर। देखिए अभी विजिबल है दोनों चीजें पे, दोनों विजिबल है जी, विजिबल है ना। यहाँ पर हम एक ब्लैंक स्लेट में ले लिया, तो आपके सामने देखिए आपको एक जर्नल में से रिसर्च पेपर मिला है और उसको आप लिख रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे अपने रेफरेंस में, ये आपका रेफरेंस होगा, रेफरेंसेस। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ABBU LH अब्दुल्ला कॉमा फुल स्टॉप कॉमा, यहाँ पर एंड जो है आपका एम्परसेंड एंड आएगा, ये वाला। जब हम रेफरेंसेस लिख रहे हैं, जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे तब भी कैसे लिखना वो बताता हूँ। उसके बाद ओस्मान कॉमा ए फुल स्टॉप। कब ये काम हुआ? 2010 में। क्या टाइटल है इसका? सर टाइपिंग नहीं हो रहा, अब हुआ सर। 21st सेंचुरी INVENTIV है ना, पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो टाइम लगेगा उसमें। क्लियर? उसके बाद कहाँ पर काम हुआ ये? PROCEPIA सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस 1646 से लेकर 1651। क्योंकि ये एक रिसर्च पेपर है और किसी जर्नल में पब्लिश है, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जब हम किसी रिसर्च पेपर को लिखते हैं किसी जर्नल में से, तो हमें उस जर्नल का टाइटल और उसका वॉल्यूम इसको इटैलिक्स करना होता है। दिस इज अ रूल। क्लियर? सर एक बार और रिपीट करेंगे हम? जब आप किसी रिसर्च पेपर को आप अपना पैमाना मान रहे हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के लिए, और किसी जर्नल में से आपने वो रिसर्च पेपर लिया है, तो उस रिसर्च पेपर में उस रिसर्च पेपर को छापने वाले जर्नल का नाम और किस वॉल्यूम में वो छपा है, ये चीजें इटैलिक्स होंगी। ओके? मान लीजिए यहाँ पर नंबर भी होता कोई, इसमें तो नंबर नहीं है ना, मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर भी होता, सपोज नंबर है इसका 3, तो ये नंबर जो है ये नंबर इटैलिक्स में नहीं आएगा, जो चीज ब्रैकेट में लिखी जा रही है ये इटैलिक्स में नहीं आएगा। इससे पहले की ये सारी चीजें, इसको बड़ा कर देता हूँ, इससे पहले की ये सारी चीजें प्रोसीडिया सोशल एंड बिहेवियरल साइंस कॉमा 9 अप टू वॉल्यूम नंबर, ये सारी की सारी इटैलिक्स होंगी। क्लियर? टाइम्स में थोड़ा ज्यादा क्लियर आता है। यस सर। आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक इटैलिक्स है, और उसके बाद का जितना कुछ भी है यहाँ पर कॉमा आएगा, उसके बाद का जितना कुछ भी है ये नॉर्मल है। तो वॉल्यूम तक जो है इटैलिक्स में आता है, और नंबर जो होता है जिसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो इटैलिक्स में नहीं आता, पेज नंबर भी इटैलिक्स में नहीं आता, उससे पहले जो टाइटल है वो भी इटैलिक्स में नहीं आता, वो भी सब नॉर्मल में आता। क्लियर? अब आप इसको रेफरेंस रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कैसे लिखेंगे? रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो इसमें आपको लिखना है ABDU अब्दुल्ला एंड ओस्मान 2010। सिंपल। यहाँ पर एंड देखिए, एंड का दोनों का अंतर है, ए एंड ई एंड है, यहाँ 8% वाला एंड है। तो जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रहे हैं तब आपको इस तरह से लिखना है। सर जो रिव्यू में ये जो नाम है ये क्या ये इटैलिक में नहीं होता है सर, या बोल्ड में? नहीं, कुछ नहीं होता। देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करती हैं, मगर हमें बोल्ड में इटैलिक बोला गया है इसलिए नहीं, अगर बोला गया, देखिए जो यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने PhD थीसिस को कैसे चाहती है लिखना, है ना, तो उसके लिए उन्होंने जो अपने नॉर्म बनाए हैं आपको वो फॉलो तो करना ही होगा। मगर हम APA 7 की बात कर रहे हैं, APA 7 कह रहा है कि ना भी लिखे तब भी चल जाएगा। AP कहता है ना लिखो, मतलब चल जाएगी बात नहीं, ना लिखो, AP कहता है ना लिखो।
मगर हर एक यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि जो ऑथर का, कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि इसको बोल्ड कर दीजिए, या यूनिवर्सिटी ना भी बोल रही हो, एक को देखते हुए सब उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, बाकी सबको जो है वो नॉर्मल लिख दिया, अगर ये पहले वाले जो है बोल्ड कर दिए। यस सर, यस। को देखते हुए हम फिर उसको इटैलिक्स कर लेते हैं, तो कई बार ये जैसे हमारे सीनियर्स ने किया होता हम वैसा करना शुरू कर देते हैं, है ना। कभी कभी यूनिवर्सिटी बोल भी नहीं रही होती तब भी हम ऐसा कर देते हैं, तो ये है इसमें बात। यस सर। ओके, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, तो ऑथर जितने मर्जी हो जाए, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ऑथर कॉमा ए, फिर फुल स्टॉप, फिर कॉमा, ऑथर कॉमा देखिए एंड, उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा एक्चुअली, फिर कॉमा, फिर जितने मर्जी ऑथर आ जाए, फॉर्मेट जो है यही रहेगा, ये वाला, और जो लास्ट लिखना होगा उसके बाद हम उससे पहले एंड लगाना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ चाहे 10 है, 20 है, 50 है, देखिए यहाँ लिखा भी है व्हेन, ये देखो यहाँ लिखा भी है, जो बात हमने पहले की भी थी कि अगर 20 ऑथर हैं तो पहले देखिए 2 to 20 ऑथर्स, 20 से ऑथर तक को तो आपको एपरसेंट के साथ चलना है, और फाइनल ऑथर को ऐसे लिख देना है एंड के साथ। अगर 20 से ज्यादा है, 21, मान लीजिए मैंने यहाँ एग्जांपल 26 का बनाया था, A to Z 26 ऑथर हो गए, तो आप 19 ऑथर तक को तो जो है वो आप ऐसे लिखिए, उसके बाद ये 3 डॉट जो मैंने आपसे कहा था, डॉट डॉट डॉट, और ये 26वें वाले का नाम। आप रेफरेंसेस लिख रहे हैं, रेफरेंसेस में भी आप ये काम कर सकते हैं कि आप 19वें तक के ऑथर को लिखने के बाद उसके बाद 26वें ऑथर का नाम लिख दीजिए कि भैया इतने ज्यादा हो गए, जो उसके साथ DOI तो आप दे ही रहे हैं कि अगर पूरे के पूरे का नाम आप देखना है, जो ओके DOI पे क्लिक कीजिए, वहां जाके देख लीजिएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। मगर इंडिया में हम इतने ज्यादा ऑथर्स को ढूंढते भी नहीं है, रिसर्चर भी कोशिश करता है कि 2-4 ऑथर वाला मिल जाए, मगर अगर बहुत अच्छा पेपर है और उसमें बहुत सारे ऑथर हैं तो उस पेपर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए अपने रिसर्च में ऐड करने से, उसको हमेशा ऐड कीजिए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें देखना है, ना कि कितने लोग हैं उसमें। लोग कम ज्यादा नहीं देखने हैं कि कितनों ने कंट्रीब्यूट किया उस पेपर में। इट कैन बी 20, इट कैन बी 50, मगर रिसर्च पेपर बहुत अच्छा है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कई बार बहुत सारे लोग होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे लोग उसको लिखने में यूज हो रहे होते हैं, तो वहां पर नंबर बढ़ जाता है। जब कोई रिसर्च कर रहा होता है उसमें 2, 4, 5, 6 इतने लोग होते हैं। ओके, सो यूज वन स्पेस बिटवीन इनिशियल्स, एक स्पेस देना जरूरी होता है सबके बीच में। जैसे यहाँ पर देखिए एक स्पेस है ना, यहाँ पर इनिशियल में एक स्पेस देना जरूरी है, उसके बाद यहाँ पर स्पेस देने की जरूरत नहीं है, मगर यहाँ पर स्पेस देना जरूरी होता है इन दोनों के बीच में। ओके, तो यहाँ पर भी जैसे स्पेस देना जरूरी है। कॉमास, जैसे कई बार जूनियर, इंडिया में जूनियर सीनियर नहीं होता, थर्ड नहीं होता, मगर जैसे आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं, जैसे इंग्लैंड में रॉबर्ट थर्ड, रॉबर्ट जूनियर, रॉबर्ट सीनियर, रॉबर्ट फोर्थ, रॉबर्ट सेकंड, वहां पर ऑथर को अगर आपको लिखना है तो वो भी स्टाइल यहाँ पर ये बना है। ऑथर लिखने के बाद फिर हम अगर यहाँ पर जूनियर है वो इंसान तो जूनियर लिखो, अगर वो आपको लगता है कि उन्होंने थर्ड लिखा है तो यहाँ पर थर्ड लिख दीजिए। ये लिखना जरूरी है कि थर्ड है, सेकंड है, फोर्थ है, जूनियर है, सीनियर है, क्या नाम था इसका, वो लिखना जरूरी होता है। मगर बहुत ज्यादा कई बार हम इनको इस्तेमाल करते नहीं है। एक और बात देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के नाम ऐसे होते हैं, जैसे ये एग्जांपल दिया है ना लेडी गागा का, तो लेडी गागा जो है वो अलग अलग नाम नहीं है, लेडी गागा एक ही नाम है, तो वहां पर हम ये नहीं लिख सकते कि गागा एल, क्यों? लेडी गागा नाम उसका लेडी गागा ही है, कोई उसको गागा के नाम से नहीं जानता है या लेडी के नाम से नहीं जानता है। तो कुछ जगह पर नाम ऐसे होते हैं जहां पर दिखने में वो दो लगते हैं, जैसे हेमराज, हो सकता है वो हेमराज HEMRAJ इकट्ठा ही लिखता हो, तो हम कहीं लिख दें कि RAJ, नो, दैट इज रॉन्ग एब्रिविएशन। तो हमें वहां पर जहां पर सेम नेम, एक ही नाम है लेडी गागा, इट इज अ वन नेम, तो वहां पर गागा एल लिखने की बजाय पर हमें उसको लेडी गागा ही लिखना है, ये हमें ध्यान में रखना है।
एनोनिमस लिखिए। ऑथर वाला कॉलम कभी भी खाली नहीं जाएगा। सिमिलरली ऑथर के बाद आपको डेट मिलेगी। ओके, मींस कि एक सेकंड का ग्लिच हुआ था जिसकी वजह से स्क्रीन भी गायब हो गई और माइक भी मेरा। यस सर। ओके, तो मैं ये कह रहा था मान लीजिए आपको कोई ऑथर नहीं मिला, यहाँ पर डेट है, ऑथर नहीं मिला, तो हम इस चीज को खाली नहीं छोड़ सकते कि यहाँ से सीधा 2017 से शुरू कर दिया। नो, आपको यहाँ पर अनोनिमस लिखना है। पर मान लीजिए आपको ईयर नहीं मिला, ऑथर मिल गया, जैसे मार्क एस ऑथर मिल गया, मगर ईयर नहीं मिला, तो वहां पर आपको n.a. लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें डेट वाला कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, ब्रैकेट में हमें लिखना ही लिखना है। अगर आपने n.a. नहीं लिखा और सीधा आपने कहा कि हमें तो मिला ही नहीं कौन सी डेट में किया, और सीधा यहाँ से जो है टाइटल लिख दिया, दैट मींस इट इज अ रॉन्ग रेफरेंस। सर नॉट एप्लीकेबल इसका मतलब है। यहाँ पर आपको लिखना जरूरी है n.a. तब आप ये रेफरेंस को सही रेफरेंस मानेंगे। सर इसका मीन्स क्या होता है? नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल, मिली नहीं, डेट नहीं मिली, है ना। हमने बहुत ढूंढा, सब जगह देख लिया, पूरी वेबसाइट खंगाल ली, मगर डेट नहीं मिली। ओके, वही डेट की मैं जो बात आपसे की थी, इट कैन बी ईयर, इट कैन बी मंथ, डे, इट कैन बी ईयर एंड मंथ, इट कैन बी ईयर एंड सीजन। कई जगह पर सीजन होता है, स्प्रिंग में पब्लिश हुआ है या ऑटम में पब्लिश हुआ है या विंटर में पब्लिश हुआ है, तो वहां पर हम जिसमें भी वो पब्लिश हुआ है, रिसर्च जर्नल में जिस भी रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, तो हम वो भी लिख सकते हैं। इवन रेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस डेट, फ्रॉम दिस टू दिस डेट, है ना। जैसे कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं, कभी कभी लंबी कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं, तो वही कॉन्फ्रेंस किस से किस डेट तक चली थी, उस कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश हुए थे, हम कॉन्फ्रेंस की डिटेल दे रहे हैं, तो हम वहां पर जो है रेंज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेट में हमें सिर्फ डेट ईयर ही नहीं लिखना होता, ये सारी चीजें लिखी जा सकती हैं। ये फॉर्मेट है डेट का, देखिए 2020 भी लिखा जा सकता है, 2020, अगस्त 26 को कोई पेपर पब्लिश हुआ है, ये न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ है, तो वो लिखा जा सकता है। स्प्रिंग में अगर हुआ है 2020 स्प्रिंग में हुआ तो स्प्रिंग लिखेंगे, समर में हुआ तो समर लिखेंगे, तो ये भी लिखा जा सकता है इसमें। ये फॉर्मेट है। कभी कभी हम रिट्रीव करते हैं, कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन रिट्रीव करते हैं, तो हम वहां पर किस डेट को रिट्रीव किया मैंने वो लिखना जरूरी होता है। जैसे आज मैंने कोई चीज रिट्रीव की है, तो वहां पर वो पूरा डिटेल लिखने के बाद एंड में जहां पर हमने वो रिसर्च पेपर लिखा है, उस रिसर्च पेपर के एंड में हम लिखते हैं कि रिट्रीव्ड ऑन दिस डेट, अक्टूबर 11 2020 में मैंने रिट्रीव किया था। कहां से रिट्रीव किया था? इस वेबसाइट से रिट्रीव किया था। हो सकता है वो वेबसाइट आज ना चल रही हो, मगर 11 अक्टूबर 2020 में वो चल रही थी, तो मैंने उस समय इसको रिट्रीव किया था। इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी होता है कभी कभी जब हम रिट्रीव करते हैं डेट्स को। सर एक क्वेश्चन है जी, कई बार देखते हैं सर, कई जगह लिखा होता है रिट्रीव्ड ऑन और डेट लिखी होती है, कई जगह सर एक्सेस्ड ऑन लिखा होता है, तो उसमें से क्या चीज सही होती है सर? रिट्रीव्ड ऑन, ओके सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रिट्रीव्ड, कि मैंने वहां से रिट्रीव किया। देखिए नो डेट लिखने का भी देखिए, गुगनाओ आर एन डॉट डी डॉट भी आप लिख सकते हैं, गुगनाओ एन डॉट डी डॉट और गुगनाओन एन डॉट डी डॉट, ये भी इस तरह से भी लिखा जाता है, मगर क्योंकि अब रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो उसमें अलग फॉर्मेट में लिखा जाएगा, आप किताब में से लिख रहे हैं तो उसको अलग फॉर्मेट में लिखा जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत सारा आपका मैंने ले लिया है। So this is the standard format जो आपको लगभग हर एक जर्नल आर्टिकल में मिलेगा। ऑथर का नाम मिलेगा, ईयर मिलेगा, टाइटल मिलेगा, अगर पीरियोडिकल है तो पीरियोडिकल का नेम मिलेगा, जर्नल है जर्नल का नाम मिलेगा, वॉल्यूम, इशू मिलेगा। अगर इशू नहीं है, कई बार इशू नहीं भी मिलता तो इशू कई बार स्किप हो जाता है। देखिए अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे जहाँ पर इशू के बारे में बात की है, डू नॉट इटैलिसाइज द इशू नंबर और पैरेंथेसिस, फॉलो द पैरेंथेसिस विद द कॉमा, नो इशू नंबर, दैट्स ओके। अगर कभी इशू नंबर नहीं भी है तब भी हम ओके कर सकते हैं, एंड फॉलो द वॉल्यूम नंबर विद द कॉमा, तो कॉमा के बाद आप वॉल्यूम नंबर को फॉलो करके पेज नंबर लिख सकते हैं। तो ये आपको हर एक रिसर्च पेपर में ये चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ओके, फिर वही जो मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया था
उसकी बात हो रही है। यहाँ पर ऑथर का नाम भी है, टाइटल भी है, वॉल्यूम नंबर भी है, ईयर भी है और DOI भी है। जर्नल का आर्टिकल अगर लिखना है तो देखिए उसका फॉर्मेट ये है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। इसमें देखिए ये ग्रेडी J.S, ओके, फिर उसके बाद हर नाम सरनेम होगा किसी का, है ना, M हर मतलब M means anything, Montano, anything, her, तो her is the surname. Then फिर वो उसका नाम आ गया, then Moreno surname, comma G, फिर full stop, comma Perez, comma फिर C उनका नेम होगा, comma full stop, फिर % वाला and और उसके बाद ये फिर टाइटल। और देखिए जर्नल का यहाँ तक देखिए ये इटैलिक्स है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट, फिर 3 it is normal, पेज नंबर is normal and DOI. If you have to write journal with an article number, कभी कभी अब तो क्योंकि बहुत अलग अलग तरह से जो है पेपर जो है वो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए कभी कभी ये जहाँ पर आप जाते हैं ये sciencedirect.com पर अगर आप जाएंगे एल्सवेयर जर्नल्स पर, तो कई बारी आर्टिकल का जो है वो नंबर दिया जाता है कि आर्टिकल दिस नंबर इज आर्टिकल नंबर। वहां पर पेज नंबर नहीं होता, कई बार सिर्फ आर्टिकल नंबर लिखा जाता है। तो वहां पर पेज नंबर नहीं तो क्या लिखे हम, तो वहां पर हम आर्टिकल नंबर लिखेंगे। उन्होंने अपने उस हेडिंग में ही आर्टिकल नंबर लिखा होगा इंस्टेड ऑफ पेज नंबर, तो हम आर्टिकल नंबर लिखेंगे इंस्टेड ऑफ पेज नंबर। बाकी देखिए PLOS 113 यहाँ तक इटैलिक्स है, फिर ब्रैकेट में 3 जो है वो इट इज इन नॉर्मल, आर्टिकल इट इज आल्सो नॉर्मल। सर ये डॉक्टर हाउस डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्यों है सर? ओके, देखिए ये चैरिटब मूल एन 2018 टीचिंग मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर हाउस। डॉक्टर हाउस या तो ये किसी उसका नाम होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, या किसी कंपनी का नाम होगा, या किसी एक इंसान का नाम होगा। तो विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर हाउस, या ये भी हो सकता है कोई आर्टिकल हो जिसको उन्होंने अपना अहमियत दी है। दैट इज व्हाई या तो एम्फेसिस कर रहा है हम इसको फॉलो कर रहे हैं कि हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दे हैव हाइलाइटेड इट इन द फॉर्म ऑफ दिस डॉक्टर हाउस कि हम मेडिसिन पढ़ा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर हाउस। क्योंकि मैंने इस रिसर्च पेपर को देखा नहीं ना खोल के। इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी एन आइडिया, इट कैन बी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम रिसर्च पेपर को खोलेंगे तो पता चलेगा। और उसको हाईलाइट करने के लिए हमने इसकी मदद ली है। दैट इज व्हाई दे हैव रिटन इट इन इन्वर्टेड कॉमास। ये बात अगर आप देखें ना, अभी हम कौन सी स्लाइड पर 38 पर हैं। अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं, यहाँ कहीं जिक्र किया था इस बात का। रह गया वो, नहीं हमने जिक्र किया था इसका कि ये किसी का आइडिया भी हो सकता है, किसी का सर पब्लिशिंग कंपनी लिखा हुआ था वो रेफरेंस वाले। वो देखिए यहाँ नहीं है, तो वो कहीं लिखा था, कहीं बात हमने की थी इसकी, वो निकल गया आ गया ना कहीं। तो इसी वजह से भी हमने उसको यूज किया है, उस आइडिया को यूज किया है या उस कंपनी को यूज किया है। दैट इज व्हाई टू हाईलाइट इट, उसको हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद अगर देखिए कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, अगर मिसिंग वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखना चाह रहे हैं, जैसे पेज नंबर नहीं है इसमें, सॉरी इसमें वॉल्यूम नंबर नहीं है, इसमें सिर्फ नंबर है, वॉल्यूम नंबर नहीं है, तो कैसे लिखना है। और अगर वॉल्यूम नंबर है और नंबर नहीं है, जो ब्रैकेट में निकलने वाला नंबर था वो नहीं है, तो मिसिंग इशू नंबर में देखिए कैसे लिखना है 72,67.78। और मान लीजिए मिसिंग पेज और आर्टिकल नंबर है, तो कैसे लिखना है, इसमें 21 नंबर वॉल्यूम है, ब्रैकेट में थर्ड वाला जो बटलर वाला है, थर्ड वाले में 21 नंबर है, ब्रैकेट में इशू नंबर है मगर देयर इज नो पेज नंबर, तो पेज नंबर भी नहीं है, आर्टिकल नंबर भी नहीं है, तो हम कैसे लिखें
तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। मगर आप इसमें देखिए, इसमें ऑथर भी है, डेट भी है, इसमें टाइटल भी है और इसमें सोर्स भी है। तीनों में देखिए आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपको ऑथर भी मिलेगा, डेट भी मिलेगा, टाइटल भी मिलेगा, सोर्स भी मिलेगा। ऑथर भी मिलेगा, दूसरे वाले में भी ऑथर है, डेट है, टाइटल है, सोर्स है। तीसरे वाले में भी ऑथर है, डेट है, टाइटल है, सोर्स है। मगर कुछ चीजें मिसिंग है। जो मिसिंग है उसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो मिसिंग है। वो उस रिसर्च पेपर में भी नहीं मिला हमें, उस जर्नल पर गए हमें वहां पर भी नहीं मिला। तो हमने कोशिश की है जितना हम ऑथेंटिक हो पाए रेफरेंसेस लिखने में, उतना हम हो पाए तो उतना हमने लिखा। ओके, अगर आपको बुक लिखनी है, बुक का अगर आपको लिखना है, देखिए ऑथर सेम, ऑथर वाला जो कॉलम है उसको लिखने में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कॉपीराइट ईयर कौन से साल में पब्लिश हुई है, टाइटल ऑफ द बुक, कैपिटलाइज ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड। टाइटल ऑफ द बुक में टाइटल का जो पहला लेटर है, जो भी किताब का पहला लेटर होगा, मान लीजिए रिसर्च इन एजुकेशन, तो रिसर्च इन एजुकेशन बुक का जो टाइटल है उसमें आर जो है वो हमेशा कैपिटल होगा, बाकी सब नॉर्मल रनिंग में होंगे। So capitalize the first word of the second part of the title. Also capitalize proper noun. Italicize the title. जब हम किताब लिखते हैं, किताब का टाइटल इटैलिक्स होगा। किताब का टाइटल हमेशा इटैलिक्स होगा। जब हम रिसर्च पेपर में से लिखते हैं तो जो जर्नल का टाइटल है वो इटैलिक्स होगा। दोनों बातें क्लियर हो गई? किताब में से अगर आप लिख रहे हो तो किताब का टाइटल इटैलिक्स होगा, और अगर आप किसी जर्नल के में से लिख रहे हो रिसर्च पेपर तो उस जर्नल का टाइटल इटैलिक्स होगा और जर्नल के साथ वॉल्यूम नंबर इटैलिक्स होगा। किताब के साथ जो एडिशन है वो इटैलिक्स नहीं होगा। फिर पब्लिशर आएगा और डीओआई नंबर एंड यूआरएल, अगर उस किताब का भी डीओआई नंबर या यूआरएल है। पब्लिशर लिखना बहुत जरूरी है कि किसने पब्लिश किया उस किताब को। तो ये एक एग्जांपल है, जैक्सन एलएम ने एक किताब लिखी है द साइकोलॉजी ऑफ प्रेजुडाइस फ्रॉम एटीट्यूड टू द सोशल एक्शन। देखिए साइकोलॉजी ऑफ प्रेजुडाइस के बाद आप देखिए कॉलम है, उसके बाद फिर जो वर्ड आ रहा है वो फिर इटैलिक वो है, बोल्ड है, सॉरी कैपिटल है, फिर फ्रॉम एटीट्यूड टू सोशल। तो यहाँ पर जो टाइटल है वो इटैलिक्स हो गया, मगर सेकेंड एडिशन इट इज नॉट इटैलिक्स। और फिर पब्लिश किसने किया है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने पब्लिश किया है इस किताब को, और साथ में डीओआई नंबर। सिमिलरली जहां पर डीओआई नंबर नहीं है, दूसरे वाला सपोल्स्की आरएम 2017, उन्होंने एक किताब पब्लिश की है जिसका नाम है बिहेव, द बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन एट आवर बेस्ट एंड वर्स्ट। किसने पब्लिश की है, पेंगुइन बुक्स ने पब्लिश की है। पहले क्या होता था, 2000 ये जो एपीए 6 एडिशन था उसमें क्या होता था, उसमें जैसे पेंगुइन बुक्स है, उसके बाद जो है ये यहाँ पर हमें यहाँ पर मान लीजिए न्यू दिल्ली में पब्लिश हो रही है तो हमें यहाँ पर ये लिखना होता था न्यू दिल्ली पेंगुइन बुक्स। बट अब एपीए 2000 ये एपीए 7 जो एडिशन है ये कह रहा है कि हमें लोकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, यू सिंपली हैव टू राइट द पब्लिशर कि किसने पब्लिश किया है। तो आपको लोकेशन लिखने की जरूरत नहीं है कि कनाडा में हुआ या यूके में हुआ या ये न्यू दिल्ली में हुआ या पटना में हुआ, वो लिखने की जरूरत नहीं है, राइट ओनली द पब्लिशर। ये जो है ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है 7th एपीए स्टाइल में, इससे पहले वाले में हम लिखते थे। मान लीजिए डिजिटल एडिशन है, आपने ऑनलाइन देखा है उस किताब को, डिजिटल बहुत सारी किताबें आजकल डिजिटली अवेलेबल हैं, तो वहां पर भी सेम ऑथर में कोई चेंज नहीं आएगा, ईयर में कोई चेंज नहीं आएगा, टाइटल भी देखिए सेम वैसे ही रहेगा जैसे पहले हम लिखते आ रहे हैं। थर्ड डिजिटल एडिशन क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है तो ये इटैलिक्स नहीं होगा। हेंस रेड्जल फॉरलैंड उन्होंने उसके थ्रू ये पब्लिश हुआ है और ये वेबसाइट पर अवेलेबल है, बिग पिक्चर एकेडमी की वेबसाइट है, वहां पर अवेलेबल है। तो हमें जब किताब को लिखना है तो ऐसे लिखना है। अगर कोई एडिटेड बुक है, किसी ने एडिट की है, जैसे वो मैंने आपको किताब दिखाई थी वो एडिटेड थी, 3 ऑथर थे उसमें एडिटर, तो वहां उसे हमें कैसे लिखना है। जो पहली किताबें हैं इसमें एडिटर नहीं है, ये इन्होंने खुद लिखी है, एडिटेड नहीं है, ये इन्होंने खुद लिखी है किताब। यहाँ पर इन्होंने खुद नहीं लिखी है, एडिट की है। बहुत सारे लोगों से चैप्टर मंगवाए और उन चैप्टर्स को कंपाइल करके किताब आपके सामने रखी है जो कि एडिटेड बुक है। तो उस एडिटेड बुक को जो है इन 2 लोगों ने एडिट किया है, तो वहां पर एडिटेड लिखना बहुत जरूरी है। EDS 2 एडिटर्स हैं इसमें, अगर एक एडिटर होता तो S निकल जाता,
दो एडिटर हैं, हिगमैन एंड पैटरसन, 2010 में उन्होंने बुक पब्लिश की है, उसका ये टाइटल है, और हैंस रेड्जेल में ये ऑनलाइन अवेलेबल है। सेकंड किताब केशवरानी पी है, सिंगल ही ऑथर है, उन्होंने एडिट किया अकेले ने, इसलिए ईडी लिखा है। 2020 में की है, नैनो टेक्नोलॉजी ये टाइटल हो गया, एकेडमिक प्रेस के थ्रू ये पब्लिश हुई। ओके, और अगर बहुत सारे ऑथर है तो सेम फॉर्मूला जो है ऑथर वाला जो है यहाँ पर भी चलेगा, जो चाहे हम जर्नल में से लिख रहे हैं चाहे हम किताब में से लिख रहे हैं, the criteria of writing will be the author writing will be the same। अगर यहाँ पर एडिटर है तो यहाँ पर 3 एडिटर्स हैं, ओके, 2019 और वो सारा जो डिटेल वैसे ही। किसी ने रीपब्लिश की है किताब, है ना, दोबारा पब्लिश की है ना, तो उसको कैसे लिखना है? वॉटसन एंड रेन ने 2013 में जो है किताब लिखी थी, कंडीशनड इमोशनल रिएक्शंस द केस ऑफ लिटिल एडवर्ट। डी वेब एडिट ने जो है इसको एडिटेड किया है, डी वेब क्रिएट्स, सॉरी, डी वेब की किताब है जो एडिटेड किताब थी, उसको 2013 में वॉटसन एंड रेन ने जो है वो दोबारा रीपब्लिश किया है थ्रू क्रिएट स्पेस इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म। ओरिजिनल वर्क जो है 1920 का है, डी वेब ने 1920 में ये किताब लिखी। ओके, आई विल शेयर दिस, मैंने सर के साथ शेयर किया है, आपको मदद हो जाएगी इसके द्वारा लिखने से। बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं किताब के, तो देखिए वॉल्यूम 1 to 3 लिखना जरूरी है, वॉल्यूम लिखना जरूरी है। ये कितने वॉल्यूम है? 1 to 3, 1 to 5, 1 to 10, 1 to 2, 2 ही वॉल्यूम है। सिंगल वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही किताब पब्लिश हुई। जब उसका दूसरा वॉल्यूम आएगा फिर लिखा जाएगा फ्रॉम वॉल्यूम 1 to, जैसे एनसाइक्लोपीडियाज होते हैं, एनसाइक्लोपीडिया जो है वॉल्यूम्स में की बारी होती है, 10-10 वॉल्यूम होता है एनसाइक्लोपीडिया का, तो वहां पर लिखा जाता है फ्रॉम वॉल्यूम 1 to वॉल्यूम 10। एक ही ऑथर ने ये 10 वॉल्यूम निकाल दिए, तो वहां पर हम जो इस तरह से लिखते हैं। ओके, चैप्टर इन एडिटेड बुक है, यू कैन गो थ्रू दिस। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैगजीन, अब हम किताबों से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैगजीन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैगजीन में कोई आर्टिकल लिखा है तो किसी ना किसी दिन में वो पब्लिश हुई, वो आर्टिकल छपा है। जून 15 जून 2009 में ये मैगजीन में आर्टिकल आया है, लियोन डी ने लिखा है, डोंट ट्रस्ट आईट्यून्स, है ना, इट्स ग्रीक्स वर्सेस राइटर्स, ग्रीक्स हुज राइट, टाइटल है उसका। मैगजीन का टाइटल क्या है? न्यूज वीक। तो यहाँ पर देखिए न्यूज वीक जैसे जर्नल का टाइटल को इटैलिक्स किया गया था और उसके वॉल्यूम को इटैलिक्स किया गया था, सिमिलरली इस मैगजीन के भी टाइटल को इटैलिक किया गया, इसके वॉल्यूम को इटैलिक किया गया है, मगर इसका जो नंबर है दैट इज 24 उसको इटैलिक नहीं किया गया। और कितने नंबर पेज पर ये बात लियोन डी की पब्लिश है? 27 नंबर पेज, 27 नंबर पेज पर ये पब्लिश है। सिमिलरली एक और मैगजीन है शेफर ने उसमें आर्टिकल लिखा है जो कि 6 सितंबर 2019 को पब्लिश हुई थी, उसका टाइटल था न्यू मिडिल चैप्टर इन द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। साइंस मैगजीन का नाम है, वॉल्यूम नंबर उसका 265 है, नंबर उसका जो है, इशू नंबर जो है वो 6457 है, और पेज नंबर 981 से लेकर 982, 981 to 982, DOI साथ में नहीं दिया। तो अगर आपको मैगजीन लिखना है और जर्नल लिखना है तो फॉर्मेट विल बी सेम। मैगजीन में से भी अगर आपने रेफरेंसेस लिख रहे हैं और जर्नल में से रेफरेंसेस लिख रहे हैं, फॉर्मेट विल बी सेम। मगर अगर किसी दिन में पब्लिश हुआ है मैगजीन में, वो किसी एक दिन में उनका नाम लिखा है, तो यहाँ पर हमें डेट लिखना जरूरी है। जर्नल में के डेट जरूरी नहीं होता है, क्योंकि डेट लिखी नहीं जाती। न्यूज़पेपर आर्टिकल, न्यूज़पेपर में भी किसी दिन में वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो वो कैसे लिखना है? जैसे मैगजीन्स में तो शायद सर मंथ लिखा रहता है, केवल मंथली मैगजीन। देखिए जहाँ पर मंथ है वहाँ पर आप मंथ लिख दीजिए, हो सकता है कोई मैगजीन, क्योंकि ये देखिए ये मैगजीन का वॉल्यूम नंबर देखिए 365 है और इशू नंबर 6657, 2019 में 6457 इश्यूज निकल चुके हैं इसके, हाँ 365वां वॉल्यूम है, तो वो यहाँ पर डेट वाइज भी निकल सकता है, ये सितंबर 6 वाला, ठीक है। जहाँ मैगजीन में डेट है वहाँ डेट लिखेंगे, अगर डेट नहीं है ओनली सितंबर मंथ की है, अक्टूबर मंथ की है, नवंबर मंथ की है, तो वहां पर डेट नहीं आएगी, वहां सिंपली उसका मंथ आ जाएगा।
न्यूज़पेपर, क्योंकि लगभग लोग हर रोज ही न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, तो जिस दिन आपने उसको पढ़ा है वो डेट आ जाएगी, मार्च 2022, 2019 मार्च 2022। कैन वी गेट अ बेटर फॉरगेटिंग, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो ये न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश हुआ है। सिमिलरली सेकंड है हार्लन सी, 2013 अप्रैल 2 को ये पब्लिश हुआ था। उसका टाइटल क्या था? नॉर्थ कोरिया वाज द रीस्टार्ट शटर न्यूक्लियर रिएक्टर दैट कैन मेक बॉम्ब ग्रेड प्लूटोनियम। किस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था? द वॉशिंगटन पोस्ट में पब्लिश हुआ था। A1 to A4 पेज नंबर में ये था, सॉरी A1 एंड A4 दो जगह पर ये था। कई बार पेज नंबर 1 पर होता है ना आधी चीज, फिर वो कहते हैं कि पेज नंबर 8 पर जाइए पढ़ने के लिए। बहुत सारे इंडिया में भी होता है ना ऐसा, पहले नंबर पेज पर कुछ छोटी सी चीज लिखी होती है, फिर बहुत ज्यादा कंटेंट होता है तो वो पेज नंबर आगे शिफ्ट कर देते हैं। सो A1 पेज पर भी था ये और A4 पेज पर भी था। तो A1 एंड A4 पेज पर ये दो जगह पर ये मैंने न्यूज देखी है वॉशिंगटन पोस्ट में। ओके, सिमिलरली अगर आपको गवर्नमेंट की कोई एजेंसी की रिपोर्ट है, जैसे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसने ये गवर्नमेंट एजेंसी है, उसने ये जो है ये न्यूज पब्लिश की है 2019 में। ये न्यूज नहीं है, डॉक्यूमेंट है, 2019 में ये डॉक्यूमेंट आया है। उसका नाम क्या है? टेकिंग टाइम सपोर्ट फॉर पीपल विद कैंसर। NIH पब्लिकेशन नंबर 18205 में, मतलब ये पब्लिकेशन निकलती रहती है वहां से हर बार। कौन पब्लिश कर रहा है इसको? US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो देखिए इसमें जो टाइटल है इसका, टेकिंग टाइम सपोर्ट फॉर पीपल विद कैंसर, ये इटैलिक्स, और जो डिपार्टमेंट है वो नॉर्मल है। सिमिलरली ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है जो कि यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम यूनेस्को भी बोल देते हैं, उसने पब्लिश किया है। तो ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 में पब्लिश हुई है। उसमें इंक्लूजन एंड एजुकेशन, ऑल मीन्स ऑल, ये जो है टाइटल है उस रिपोर्ट का। सो टाइटल इज इटैलिक, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, 2020 में पब्लिश हुई है, टाइटल इटैलिक है। किसने पब्लिश किया है? यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल। यू कैन राइट यूनेस्को और यू कैन राइट कंप्लीट फॉर्म, कंप्लीट भी लिख सकते हैं। फिर ये पब्लिश्ड डिसर्टेशन और थीसिस रेफरेंसेस है, अगर पब्लिश है तो, और अगर अनपब्लिश्ड है जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था, तो वहां पर हम लिखेंगे अनपब्लिश्ड, क्योंकि पब्लिश तो कहीं ना कहीं तो पब्लिश हुआ होगा, तो जिसने पब्लिश किया है फिर हम उसका नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोक्वेस्ट और उनका जिक्र है, यूनिवर्सिटीज का जिक्र है। जैसे ये है कबीर, 2016 में पब्लिश हुई है। तो टाइटल जो है इसका इटैलिक्स है, पब्लिकेशन नंबर नॉर्मल, डॉक्टरल डिसर्टेशन है। देखिए फॉरेन और इंडिया में बस यही अंतर है, इंडिया में हम एमएड को डिसर्टेशन कहते हैं और PhD की जो थीसिस है उसको डॉक्टरल डिसर्टेशन कहते हैं, थीसिस कहते हैं। मगर फॉरेन में थोड़ा सा उल्टा है, वो एमएड की को थीसिस कहते हैं और डॉक्टर वाली को डिसर्टेशन कहते हैं। ये एक डिफरेंस है, इसलिए आपको यहाँ पर डॉक्टरल डिसर्टेशन दिखाई दे रहा है, ना कि डॉक्टरल थीसिस। पब्लिश किसने किया है? प्रोक्वेस्ट डिसर्टेशंस एंड थीसिस ग्लोबल ने पब्लिश किया है, इस एजेंसी ने पब्लिश किया है। तो एक थीसिस है जिसको प्रोक्वेस्ट ने पब्लिश किया है। ओके, तो थीसिस का टाइटल जो है वो इटैलिक है। कॉन्फ्रेंस सेशन कैसे होगा, कैसे लिखना है, सब चीजें इसमें नॉर्मल में आएंगी, कोई इटैलिक्स में नहीं आएगा। 2019 में अगस्त 8 से लेकर 11 तक हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस का टाइटल क्या था? वेलबीइंग इज अ स्किल। APA 2019 की कन्वेंशन शिकागो में हुई थी, ये यूनाइटेड स्टेट्स में। तो उसमें डेविडसन RJ ने ये पेपर पब्लिश किया था, जो 8 से 11 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, कोई फिल्म या कोई वीडियो आपने देखा, जैसे ये एक फिल्म है इनसाइड आउट, इट्स अ फिल्म, वॉल्ट डिज्नी की ये फिल्म है। डायरेक्टर कौन है इसके? डॉक्टर P। देखिए फॉर्मेट सेम रहेगा जो ऑथर लिखने का है, डॉक्टर P डेल कार्मेन, ये कंप्लीट नाम है इसीलिए इसको डेल कार्मेन लिखा है। डेल नहीं छोड़ सकते थे, उनका नाम ही डेल कार्मेन है, जैसे हेमराज, तो हेम पे नहीं छोड़ सकते थे, डेल कार्मेन। तो डेल कार्मेन उनका जो है वो सरनेम है और R जो है उसका नाम है। These are the two directors जिन्होंने इनसाइड आउट फिल्म बनाई 2015 में। ये फिल्म है, अगर डॉक्यूमेंट्री होती तो यहाँ डॉक्यूमेंट्री लिखते। ओके, वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने इसको किया था, पिक्सलर एनिमेशन स्टूडियो में ये फिल्म बनी है। तो मे बी इट इज एन एनिमेशन मूवी जो कि डिज्नी पिक्चर्स ने बनाई है, उसके 2 डायरेक्टर हैं।
टीवी सीरियल या एपिसोड अगर आपको कोई अच्छा लगा है, ओके। सो डिप्लॉयड के ने लिखा इसको, ट्रिम ने डायरेक्ट किया। 2011 अप्रैल 2011 के 14 अप्रैल का ये एपिसोड है, क्योंकि एपिसोड तो बहुत सारे होते हैं ना, मगर मेरे को 14 अप्रैल वाला एपिसोड जो है वो उसमें से समझ आई है, 2011 में है। तो उसका एपिसोड का नाम क्या है, फैंसी पार्टी, सीजन 3 है ये, एपिसोड 9 थे इसमें, मगर जो 14 में एपिसोड 2011 अप्रैल 14 को जो एपिसोड आया था मैंने वो देखा। तो सीजन 3 था, एपिसोड 9 थे इसमें, टीवी सीरियल है ये एपिसोड। इन जी डिनाइल, एच क्लीन, एमआरआर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, पार्क एंड रिक्रिएशंस, कितना कुछ देखिए इसमें लिखना होता है। तो जब हम एपिसोड लिखते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं टीवी सीरियल। तो वेबिनार है तो उसको आप ऐसे लिखेंगे, ओके। यूट्यूब से अगर आपको कुछ मिला, अबव द नॉइस, अक्टूबर 18 को आपने 2017 में यूट्यूब पर आप गए और आपने ये वीडियो देखा, अबव द नॉइस नाम से जो है, कैन प्रोक्रास्टिनेशन बी अ गुड थिंग, ये टाइटल है इसका। और आप इस पे जाते हैं तो आप ये सीधा इस वीडियो पे पहुंच जाते हैं। वैसे मैंने ये कल रन करके देखा था, इट इज स्टिल वर्किंग, अभी भी ये काम कर रहा है ये लिंक, मतलब 2017 में ये वीडियो बना था मगर अभी भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे, ओके। ट्वीट, जैसे ओबामा, बराक ओबामा का आप ट्वीट देख रहे हैं, सो ओबामा बी ने @बराक ओबामा ट्वीट किया 2020 को अप्रैल 7 को। उनके ट्वीट का टाइटल क्या था, इट्स वर्ल्ड हेल्थ डे एंड वी अ प्रोफाउंड डेट ग्रेटिट्यूड टू ऑल द मेडिकल प्रोफेशंस, दे आर स्टिल गिविंग। मतलब 2020 में उस समय कोरोना पेंडेमिक आ गया था ना, इसीलिए ये वर्ल्ड हेल्थ डे की बात कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना, और मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं। ट्विटर का आईडी https पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ट्विटर हैंडल पर, ओके। So this is all about how to write. These are the references जहाँ से मैंने ये डेटा लिया है, वहाँ से इसको लिया था। So this is all about, मुझे लगता है कि एक जनरल सी जो इंट्रोडक्शन के कैसे रेफरेंसेस लिखे जाते हैं, how these references will be helpful to you, कहाँ से आप रेफरेंसेस लिख सकते हैं, कैसे आप रेफरेंसेस लिख सकते हैं, ये एक जनरल सिर्फ चिंगारी दी है आप। अब आप जब अपने रिसर्च में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप कैसे कहाँ से डेटा लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई वीडियो पसंद आया और आपको लगे यार ये तो रेफरेंसेस मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, या कोई बात कर रहा था तो मैं कैसे लिख पाऊंगा। यू कैन राइट रेफरेंसेस फॉर ऑल द थिंग्स। उसके लिए आप APA 7 की मदद लीजिए। APA 7 का जो सिंपल फॉर्मेट का पेज है वो गूगल करेंगे आप, APA 7 लिखेंगे तो वो मिल जाएगा आपको। यू कैन सिंपली कीप दैट पेज विद यू while writing your references, जब आप अपने references लिख रहे हो। अदरवाइज पूरी किताब है इनकी, अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो किताब अगर आपकी लाइब्रेरी एक्सेस करती है AP को तो वहाँ से मिल जाती है। अदरवाइज डिजिटल लाइब्रेरीज जो ऑनलाइन आजकल लाइब्रेरीज आती हैं, लिंक्डइन वगैरह, वहाँ से भी आप ऑनलाइन जो है APA 7 डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप उस किताब को पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन गो थ्रू दैट बुक आल्सो। अदरवाइज गूगल कीजिए APA 7 रेफरेंसिंग स्टाइल लिखिए, बहुत तरह के रेफरेंसिंग स्टाइल जो है कैसे लिखना है, किताब को लिखना कैसे लिखना, जर्नल को लिखना कैसे लिखना, यू कैन एक्सेस दैट, वो आप एक्सेस कर सकते हैं, ओके। एनी क्वेरी? आई होप कुछ मदद आपको मिलेगी आपके रेफरेंसेस लिखने में आज की इंटरवेंशन से। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप में कुछ क्वेश्चन है किसी के पास, यू कैन आस्क। संजय जी नमस्कार। इसकी PPT हम लोग को मिल जाएगी? जी मैं PPT शेयर कर दूंगा जितेंद्र सर के साथ, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे तो आपके साथ जीमेल का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ और इस PPT को मैं अपलोड कर देता हूँ गूगल ड्राइव पर। आप वहां से भी इस PPT को एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपके साथ मैं चैट बॉक्स में वो लिंक शेयर कर दूंगा, बस 1 मिनट दीजिए मुझे, गूगल पर मैं इसको शेयर कर दूंगा।